जीवन का एक हसीन पहलू और जुड़ गया मेरे लाइफ में। मेरी विद्यार्थी रेखा सुतार ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट आई। एक बहुत रोमांचक मोमेंट था मेरे जीवन में जब आपकी कोई स्टूडेंट फर्स्ट आती है ऑल ओवर इंडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर फ्रेंड, लेट मी इंट्रोड्यूस यू ऑल टू मिस रेखा सुतार who stood first all over India in November 2016 exams. So today we are going to discuss कि क्या बच्चे गलतियां करते हैं। क्या रेखा सुतार जेन्युइनली लकी थी कि उसने बिना पढ़ाई किए शी केम फर्स्ट, ओनली ग्रास्पिंग पावर सफिशिएंट होता है क्या? इन सभी चीज़ों पर आज हम रोशनी डालेंगे। तो मेरे साथ है अभी रेखा सुतार और मेरे परम मित्र श्री राज आवटे साहब। एंड आई रिक्वेस्ट राज आवटे साहब टू फर्स्ट फेलिसिटेट रेखा सुतार before we start this journey and this interview. Thank you so much, sir. So, रेखा इस इंटरव्यू को शुरुआत करते हैं। पावर पैक सेमिनार रहेगा, पावर पॉइंट का इंटरव्यू रहेगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे। मेरे स्ट्रेट दिल से आंसर देना। एक बात मैं जनरली बच्चों से सुनता हूँ कि जनरली लोग ऐसा कहते हैं कि ये तो क्या है, रेखा सुतार है। जब क्लास में भी अपन पढ़ा करते थे तो लोग कहते थे ये तो क्या रेखा सुतार है, इसके लिए तो क्या बाय हाथ का खेल है। शी वॉज गोइंग टू बी इन द मेरिट। सो क्या जेन्युइनली ऐसा है कि तुम्हें बिना कुछ किए या तुमने ज़्यादा मेहनत नहीं की, सिर्फ भगवान का ग्रेस था एंड यू स्टूड फर्स्ट इन ऑल ओवर इंडिया, राइट? या तुमने वाकई कुछ मेहनत की थी? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि गॉड का ग्रेस नहीं था, उनके ब्लेसिंग्स थे, दैट्स व्हाई आई एम हियर। लेकिन एक अपना भी हार्डवर्क होता है। बोलते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सो पहले जब तक आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे, आप हार्डवर्क नहीं दिखाओगे, आप डिवोशन नहीं दिखाओगे, आप फोकस नहीं दिखाओगे ना, तब तक गॉड भी हेल्प नहीं करते। सो फर्स्ट यू हैव टू पुट योर बेस्ट एंड देन यू कैन से दैट यू आर लकी इनफ टू बी इन AIR1, बिकॉज वो लक भी हार्डवर्क से आता है। सो बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। मिस्टेक्स जैसे सब कमिट करते हैं, मेरी भी मिस्टेक्स होती थी, लेकिन वो मिस्टेक्स लेके नहीं बैठती थी मैं। आई यूज़ टू सॉर्ट देम आउट, आई यूज़ टू फाइंड द रीज़न बिहाइंड देम, दैट व्हाई आई एम डूइंग अ मिस्टेक, बिकॉज दे से ना दैट द फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। फेलियर नहीं, जो एक्सपीरियंस आपको फेलियर से मिलता है वो आपकी फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस होती है। तो आई बिलीव्ड इन दैट मिस्टेक्स कमिट करो, बट कमिट करके छोड़ मत दो, उनके ऊपर एनालाइज करो क्यों हुए मिस्टेक्स, क्या गलत जा रहा है, कंसल्ट विथ योर प्रोफेसर्स एंड ऑल। एंड सो रेखा सुतार आज यहाँ पे है बिकॉज ऑफ हर हार्डवर्क। एंड सो हुएवर वांट्स टू बी हर, सबको हार्डवर्क करना पड़ेगा, डिवोशन, डेडिकेशन, फोकस, जो भी इस करियर के लिए लगता है, यू हैव टू पुट इन ऑल दैट। सो बच्चों, एक पॉइंट नोट किया है क्या आपने कि जैसे पानी अगर आपको बॉईल करना है तो उसका 100 डिग्रीज तक पहुंचना जरूरी है। तुम 99 डिग्रीज तक ले जाकर नहीं बोल सकते कि ये पानी बॉईल हो जाएगा। ये आपका मूर्ख नेचर दिखाएगा कि अगर आप ये सोचते हो कि 99 डिग्रीज तक तो मैं लेकर गया ना सर, आई हैव टेकन सो मच ऑफ एफर्ट, तो आई शुड बी एबल टू पास। ऐसा नहीं है। अगर कोई रैंक में आता है, अगर कोई CA में पास होता है, तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क सख्त जरूरत है। एंड दैट्स व्हाट रेखा डिड। ऑलराइट, सो अब मैं राज भाई से बोलूंगा कि वो अगला प्रश्न पूछे रेखा से। रेखा ने ये तो बोला आपने हार्डवर्क किया, लेकिन बच्चों में एक चीज बताना चाहूंगा, उस लड़की की स्पेशलिटी क्या थी? रेखा सुतार, जो लोग हमेशा बोलते थे मतलब IPC में अच्छा स्कोर कर लेगी, बट ऐसा क्या था कि जिसके बारे में हमें लगता था कि रेखा स्कोर करेगी? मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब भारत की बहुत सारी जनता जानती है उसके बारे में। मैं बताना चाहूंगा कि रेखा सुतार शी हैज स्कोर्ड 194 मार्क्स आउट ऑफ 200 इन द CA-CPT। बच्चों बहुत बड़ी बात होती है 194। सिर्फ 6 मार्क उसने खोए थे, और उसके बैड लक से उस टाइम से ICAI ने CA-CPT में रैंक तब बंद की थी। और जहां तक मेरा नॉलेज है, there was no one who scored above 194. Yes sir? Yes, even I believe. तो she मतलब unofficially she was all India rank 1 in CA-CPT also. तो मतलब ऐसी लड़की से उम्मीद तो हमको थी, बट और क्या ऐसी बातें की जो से उम्मीद और हमारी बढ़ गई थी। तो मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा, मुझे अभी भी याद है CA-CPT में when रेखा scored 49 out of 50 in CPT maths,
49 आउट ऑफ 50 सीपीटी मैथ्स में। तो बहुत मुझे अच्छा लगा, कि प्राउड फीलिंग मुझे था। तो रेखा को मैंने बोला, रेखा चलो एक काम करते, मैं आपको आईफोन गिफ्ट कर दूँ। मैं हमेशा ट्रेडिशन होता है कि बच्चों में मोटिवेट करने के लिए हम करते रहते। तो रेखा को मैंने पूछा कि रेखा चलो मैं आपको आईफोन गिफ्ट करता हूँ। तब रेखा का एक मुझे स्टेटमेंट अभी भी याद है कि सर मुझे नहीं चाहिए आईफोन, बिकॉज सर मैं ना व्हाट्सएप यूज करती हूँ, ना फेसबुक यूज करती हूँ, मैं कोई भी सोशल मीडिया यूज नहीं करती हूँ। और बच्चों आज के घड़ी में आईपीसीसी में रैंक पर आने के बावजूद भी स्टिल वो लड़की ना व्हाट्सएप पे ना फेसबुक पे, आज आप देख सकते हो फेसबुक पे हर एक बंदा रेखा सुतार की इंटरव्यू देख रहा है, यूट्यूब पे हर एक बंदा रेखा सुतार की इंटरव्यू देख रहा है, व्हाट्सएप पे लोग उसके फोटो शेयर करें, पर ये लड़की खुद व्हाट्सएप फेसबुक पे नहीं है। तो मैं उससे पूछना चाहूंगा, बोले क्या ऐसी क्या बात है, क्या मतलब आपको आईफोन कंपनी से नफरत है, आपको आईफोन पसंद है, आपको व्हाट्सएप पसंद नहीं है, फेसबुक पसंद नहीं है, मतलब ऐसी क्या चीज है क्या आप उससे दूर रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि दैट आई डोंट लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर आईफोन कंपनी का फ़ोन, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे टेम्पटेशन सबको रहता है, मुझे भी है, लेकिन आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। अभी राइट टाइम नहीं था कि आई शुड गेट इनटू इट, कि मैं उसको अट्रैक्ट हो जाऊँ, उसके लिए एडिक्ट हो जाऊँ। अभी वो राइट टाइम नहीं था। अभी मैं एक स्टूडेंट फेज से जा रही हूँ, अभी मेरे लिए प्रायोरिटी मेरी स्टडी है। ऐसा नहीं कि मैं कभी यूज़ नहीं करूँगी, आई विल यूज़, बट आई एम वेटिंग फॉर दैट राइट टाइम टू कम इन माई लाइफ, जब मैं यूज़ करूँ उसको। अभी मेरी प्रायोरिटी स्टडी है, सो आई थिंक कि उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारी प्रायोरिटी सेट नहीं हो पाती। इवन इफ़ यू ट्राई टू स्टडी, यू कीप योर फोन बिसाइड, तो ध्यान जाता ही है कि देख लूँ किसका मैसेज आया है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सो वो एक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है आपके स्टडी में। सो अभी राइट टाइम, प्रायोरिटी स्टडी को रखो। फ़ोन जो आपकी लीव होगी आपके एग्जामिनेशन के बाद 2.5 मंथ्स, वहाँ यूज़ करो, तब जितना एंजॉय करना है ना तब कर लो। बट जब प्रायोरिटी 3 मंथ्स में स्टडी की होती है ना, देन यू कांट सेट इट असाइड। सो उस प्रायोरिटी को, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि दैट व्हाट्सएप अभी मेरी प्रायोरिटी नहीं है एंड आई शुड नेवर यूज़ इट राइट नाउ। सो वही इसलिए सर मैंने यूज़ नहीं किया था व्हाट्सएप एंड फेसबुक। बस एक कंफ्यूजन दूर करना चाह रहा हूँ बच्चों का, कि तुमने व्हाट्सएप 3 महीने के लिए यूज़ नहीं किया, या तुम व्हाट्सएप पर हो ही नहीं? नहीं, मैं हुई नहीं, मैं व्हाट्सएप पे हुई नहीं, और ना फेसबुक पर हो? नहीं हूँ मैं फेसबुक। सुधार ना व्हाट्सएप पे है ना फेसबुक पर है। बच्चों आप गणित लगाना घर बैठकर कि आपका कितना समय व्यर्थ हो रहा है ऑन व्हाट्सएप एंड फेसबुक। तो इनसे दूर रहो यदि आप भी कोई ऐसा एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं। अब जो अगला प्रश्न रेखा मैं आपसे पूछूंगा, वो एक बच्चों के मन में ऐसा एक धारणा बैठी हुई है। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो मुझे ऐसा कई बार महसूस हुआ कि बच्चा अपने फेलियर को लेकर ऐसी एक सोच बना चुका है कि शायद आईसीआई उसको फेल कर रही है, शायद कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि वो पूरा अपना एफर्ट दे रहा है, उसके बावजूद भी फेल हो रहा है। कई बार उसे ऐसा लगता है कि शायद घर में उससे पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कई बार उसे ऐसा लगता है कि घर में उसकी पढ़ाई नहीं होती, उसे लाइब्रेरी में जाना है। कई बार तो मैंने ये भी सुना है कि लाइब्रेरी में भी पढ़ाई नहीं होती। तो मेरा अगला प्रश्न आपके एटीट्यूड को लेकर होगा कि आपने पढ़ाई को किस तरीके से देखा, और एक बार बताना मुझे कि आपके पेरेंट्स का योगदान क्या रहा, और आपका घर में कौन कौन रहते हैं, आप कहाँ पढ़ाई करते थे, कैसे पढ़ाई करते थे, कितना डिस्टर्बेंस था, कितना डिस्टर्बेंस नहीं था, ऐसा था क्या पूरा शांत था, या ऐसा कभी हुआ क्या कि आप लगते थे कि बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है इसलिए अब आप पढ़ाई नहीं करेंगे, ऐसा क्या क्या हुआ? क्योंकि पुणे में हमको आए दिन आजकल बच्चे बोलते रहते कि सर गणपति आया, इधर ये बज रहा है, वो बज रहा है, सर पढ़ाई नहीं होती, सर उसके बाद में सर कि आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे है तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ, सर आज क्रिकेट मैच है, पता नहीं, मतलब रीजंस की बौछार लग जाती है। अब मैं तुम्हारे सामने वो रीजन सारे दे नहीं सकता, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जब मैं सीए किया करता था कि एक मैटर ऑफ एटीट्यूड होता है कि हमें पढ़ाई कैसे करनी। तो हम वो आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने पढ़ाई की और आपके पेरेंट्स का रोल क्या रहा बैकग्राउंड, आप कहाँ पे पढ़ाई करते थे, कैसे करते थे, पूरा सविस्तर बताइए। सबसे पहले दैट पेरेंट्स प्लेड अ ग्रेट रोल, बिकॉज जब तक आपको उनका सपोर्ट नहीं मिलता ना, यू आर नॉट कंप्लीट इन योर सेल्फ। आप हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन वो इमोशनल जो कॉन्फिडेंस लगता है ना टू सिट देयर फॉर पेपर, क्योंकि वो एक प्रेशर रहता है। आईसीएआई एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, बहुत स्ट्रिक्ट पासिंग रहती है, 2% एंड 3%। उस समय ना यू नीड दैट इमोशनल कॉन्फिडेंस। पढ़ाई सबकी हो चुकी होती है, लेकिन वो एक उस हॉल में बैठे रहना, वो एटमॉस्फेयर, पहले तो सब वो प्रेशर में रहते हैं, नॉट ओनली यू, यहाँ देखो वो ऐसे बैठा है, वहाँ देखो वो वैसे बैठा है, कोई ऐसा खिला हुआ चेहरा भी नहीं दिखाई देता। तो वो एक बहुत गट्स लगते कि नहीं, मैं
प्रिपेयर करके आई हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है। तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम योर पेरेंट। उनके बिलीफ से वो कॉन्फिडेंस आता है। मॉम सपोर्टेड अ लॉट। मैं कितने बजे भी स्टडी कर रही हूँ, आई यूज्ड टू से हर, तू मेरे पास बैठ, तू बैठी रहेगी तो मुझे नींद नहीं आती, तुझे देख के नींद नहीं आती। सो आई यूज्ड टू मेक हर सिट बिसाइड मी। शी यूज्ड टू, वो सो जाती थी बैठे बैठे, बट जस्ट ये भरोसा कि वो मेरे पास बैठी है, वो मुझे बहुत सपोर्ट देता था। पापा भी बहुत सपोर्ट करते थे। ही यूज्ड टू, वो बहुत केयर करते थे दैट तू दिन भर पढ़ रही है, ये खा ले, तू ये भी खा, मीन्स हैव सम फ्रूट्स, तूने खाना खाया कि नहीं, ये किया कि नहीं। मॉम शी यूज्ड टू से मी एवरी टाइम कि ये खा ले, वो खा ले, इतना स्ट्रेस मत ले, यू शुड नॉट डू लाइक दिस। कभी कभी मैं उठती थी 4-5 बजे, शी यूज्ड टू से तू इतना लोड मत ले, तू कर लेगी, आई नो दैट, लेकिन कॉन्सेंट्रेट, बैलेंस रख अपनी लाइफ। सो कभी कभी होता है ना, हम बहुत जोश में आ जाते हैं, नहीं 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 सोएंगे तो 2-3, ऐसे होता है ना कि 2-3 बजे उठ जाएंगे, पढ़ाई करेंगे पूरा दिन। तो वो एक बैलेंस भी लाते हैं आपके पेरेंट्स आपकी लाइफ में। दे मेक यू रियलाइज कि नहीं, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, स्लीप वेल, ईट वेल एंड स्टडी वेल। वो एक बैलेंस पेरेंट्स से आता है। एंड जो उनका कॉन्फिडेंस रहता है ना हम में, दैट नहीं मेरी बेटी करके दिखाएगी, वो एक कॉन्फिडेंस से बोलते हैं ना मेरी बेटी सीए कर रही है, वो कॉन्फिडेंस आप में कॉन्फिडेंस लेके आता है। वो आपको मोटिवेट करता है कि नहीं, पेरेंट्स के लिए कुछ तो करके देना है कि वो प्राउड से बोल सके नहीं मेरी बेटी सीए IPCC में AIR 1 आई है। वो कॉन्फिडेंस देने के लिए और उनके सपोर्ट को वर्थ प्रूव करने के लिए you should work hard for it. So I thank my parents a lot for being beside me, behind me, to support me every time. And so I'm very thankful to them that they were there with me, and so I achieved this AIR 1 rank. जस्ट छोटा सा डाउट मुझे वापस इसमें आया दौरान, तो तुम्हें क्या लगता है, ऐसे मैं कई सारे बच्चों को देखता हूँ, कभी कभी एकदम है ना सुपरमैन बन जाते हैं वो, हाँ। और एक ऑल ऑफ सडन रात को 2 बजे उठकर पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे और फिर नेक्स्ट दिन आकर बोलते हैं कि सर मैं 2 बजे उठकर पढ़ाई कर रहा था। तो क्या जेन्युइनली ऐसे करते थे 2 बजे उठकर, या कोई एक रूटीन था? नहीं, मेरा रूटीन होता था। मैं सपोज अगर 5 बजे उठती थी तो इट यूज्ड टू बी 5। मैं ऐसे नहीं करती कि आज 2 बजे उठ गए, कभी नींद नहीं आ रही तो उठ के पढ़ाई करने लग गए, वैसा नहीं होता था। क्योंकि नींद नहीं आ रही, उठ के पढ़ाई करने लग गए तब तो कर लोगे, लेकिन नेक्स्ट डे का जो शेड्यूल बिगड़ रहा है ना, वो बहुत हैम्पर करता है। क्योंकि 1 बजे उठ गए, पढ़ाई कर ली 2-3 घंटा, ठीक है, लेकिन वो नींद हैम्पर हो गई आपकी, एक बीच में से ब्रेक हो गया ना आपका नींद का, तो फुल रेस्ट नहीं मिलती बॉडी को। तो फिर आप ना सुबह टाइम पे उठ पाओगे, उठोगे नहीं तो वो एक रहता है ना माइंड में कि दिन में ये कंप्लीट करना है, ऐसे कंप्लीट करना, वो शेड्यूल बिगड़ गया, वो प्लानिंग बिगड़ गई। तो वो फिर से रीप्लान करना कि ओके ठीक है अभी उठ गए, अभी ये करेंगे, अभी वो करेंगे, पूरा प्लान बिगड़ जाता है। इट डिस्ट्रैक्ट्स, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो सेट अ टाइम सेट करो कि नहीं इतने बजे उठना है, इतने बजे इतना पढ़ना है, फिर ब्रेक लेना है। एवरीथिंग शुड बी इन अ सिस्टमैटिक वे, यू शुड बैलेंस एवरीथिंग नाइसली सर। अच्छा, वो जो घर के बारे में आप बताने वाली थी कि घर पर आप कैसे पढ़ती थी, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में अराउंड किसी भी समय एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 6-7 आजू बाजू के जो नेबर्स के बच्चे रहते थे वो खेला करते थे। हाँ। सबकी एज एकदम छोटी थी, छोटे छोटे बच्चे थे, और उसके बावजूद आपने हासिल किया। तो थोड़ा सा उसके ऊपर लाइट डाले। हाँ, मतलब मेरे रिलेटिव्स बहुत देश थे नियर बाय टू मी, सो किड्स होते हैं एंड दे डोंट अंडरस्टैंड दैट बहुत सीरियस स्टडी कर रहे हैं एंड ऑल, सो दे आर इन अ वेरी रिलैक्स मोड। तो वो आते हैं आपके पास, खेलेंगे, आपका कैलकुलेटर लेंगे, दे विल यूज इट, बुक्स आप ये पढ़ रहे हो, वहाँ पे कहीं बुक मार्क रखा है, वो बुक खोल के बुक मार्क हटा देंगे। तो बहुत डिस्टर्ब होता था कभी, यू फील कि हंसने को भी आता था कभी कभी कि क्या कर रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ एंड दे आर प्लेइंग। एक 2 years की कजिन है, शी यूज टू फील वेरी इंटरेस्टिंग, मैं पढ़ाई कर रही हूँ एंड शी यूज टू कम दैट आई कैन यूज़ अ कैलकुलेटर, मैं कैलकुलेटर यूज़ करके दिखाती हूँ तुझे। सो वो फ़नी भी लगता है कभी कभी, कभी कभी बहुत डिस्टर्बिंग भी लगता है कि क्या कर रहे हैं, मेरा स्टडी डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो मैं क्या करती थी दैट आई यूज़ टू, मैं अलग रूम में बैठती थी, आई यूज़ टू क्लोज द डोर दैट दे शुड, उनको भी ना ऐसा लगे दैट आई एम ट्राइंग टू बी अवे फ्रॉम देम। मॉम ऐसे बोलती थे शी इज़ नॉट देयर एट होम, सो मीन्स दे यूज टू बी गुड विद देम सेल्फ, वो अपने आप अकेले से खेलते थे और मैं भी डिस्टर्ब नहीं होती थी। बिकॉज जब वो आपके पास है एंड यू आर सेइंग देम गो अवे, इट डजंट लुक गुड और एक अच्छा भी नहीं लगता। सो आई यूज टू क्लोज द डोर एंड आई यूज टू सिट फॉर स्टडी। सो ऐसे मैं स्टडी करती थी। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ डिस्कशन चल रहा है घर में और बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है, तो ऐसा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो तब मैं ऐसा बोलती थी दैट मोस्ट ब्रिलियंट थिंग मीन्स मोस्ट मिजरेबल थिंग इन द वर्ल्ड इज़ टू बी नॉर्मल। मैं एबनॉर्मल हूँ, मैं डोर लॉक करके बैठती हूँ, अकेले पढ़ाई करती हूँ, मैं एबनॉर्मल हूँ, ये ऐसा करती थी मैं बहुत एबनॉर्मल हूँ। 5 बजे उठती हूँ, पढ़ाई करती हूँ। वो फील रखना कि नहीं मैं डिफरेंट हूँ और आई एम प्राउड टू बी डिफरेंट। एक पाथ पे तो सब चलते, एवरीवन गोज ऑन अ पाथ, सो डोंट गो बिहाइंड फाइंडिंग अ पाथ, मेक योर ओन
ओन वे एंड लीव अ ट्रेल सो एवरीवन वुड फॉलो इट. सो वो एटीट्यूड रखो कि अलग कर रही हूँ, लेकिन एक दिन ये अलग वे को ही दुनिया फॉलो करेगी. तो ऐसा कुछ अलग कर रहे हो तो ये नहीं कि मेरे फ्रेंड्स तो उस पाथ पे जा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं. नहीं नहीं, आपको अलग पाथ डिफाइन करनी है. एक ऐसे शिप्स का हर्ट जा रहा है तो उसके पीछे पीछे नहीं, आपको अलग जाना है, अलग डायरेक्शन में जाना है. यू शुड एवरी डे ट्राई टू वॉक दैट एक्स्ट्रा माइल, बिकॉज व्हेन यू वॉक दैट एक्स्ट्रा माइल दैट प्लेस इज नेवर क्राउडेड. उस एक्स्ट्रा प्लेस पे कोई नहीं रहता क्योंकि यू आर देयर एंड ओनली फ्यू पीपल्स आर देयर. उस फ्यू पीपल्स में आइडेंटिटी बनाना इट्स वेरी इजी. सो हार्डवर्क each time try to put that extra bit of hard work. It will always give you returns and very good returns. So मैं वो करती थी. और कभी कभी डिस्ट्रैक्शन होता है ना कि टीवी देखना है, मेरी फेवरेट मूवी आई है टीवी पे, उसको कैसे मिस कर दूँ, ये कैसे मिस कर दूँ. आज मम्मी मेरी फेवरेट डिश बना रही है, वो स्मेल आ रही है, मैं उसको कैसे मिस करूँ. जाऊँगी किचन में बैठूँगी, वेन एवर इट विल बी रेडी सर्व करेगी, गर्मा गर्म खाऊँ. तो तब एक थॉट ऐसे मीन्स मेरा आदत था दैट आई यूज्ड टू से इट टू माई सेल्फ. I used to say that unless you have the courage to lose the sight of the shore, you can never cross the ocean. So मैं बोलती थी कि वो सब एक शोर पे है और मैं ओशन क्रॉस करके चली जाऊंगी और एक दिन सक्सेसफुल होंगी और सब एंजॉय करूंगी. लेकिन आज वो राइट टाइम नहीं है कि मैं वहाँ बैठूँ उस मूवी को एंजॉय करूँ. अभी मेरे पास टाइम है, अभी मैं हर मूवी देखती हूँ, अभी तो कहीं भी देख लूँगी, लेकिन राइट टाइम का वेट करो. डोंट स्पॉइल योर टाइम. सो दैट्स द थिंग. सर उस टाइम पे सैराट आई थी, सो इट वॉज अ ग्रेट केस कि सैराट आई है, सैराट आई है. मेरे फ्रेंड्स ने, अरे मैंने दो बार थिएटर में देख ली, तूने नहीं देखी. अरे टीवी पे भी लग गई, तूने नहीं देखी. नहीं देखी क्योंकि वो टाइम मेरा पैक था. उस टाइम मैंने कुछ डिसाइड किया था कि उस टाइम पे कुछ करना है, तो वो टाइम मैं उस मूवी के लिए नहीं स्पेयर कर सकती थी ना. अभी तो मैंने वो 2-3 बार देख ली ना, टाइम था मैंने 2-3 बार देख ली, उस टाइम पे नहीं देखनी थी. एक लास्ट बात रेखा, बस समराइज कर रहा हूँ. तो घर में तुम्हारे बच्चे रहते थे, वो तुम्हें डिस्टर्ब करते थे, उसके बावजूद आप घर में पढ़ाई करती थी. Yes. तो घर इंपॉर्टेंट है कि एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है? बस एक बार बच्चों के लिए समराइज कर दो, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन वन वर्ड, वेदर इट इज एटीट्यूड कि भाई मुझे क्रैक करना ही है, फिर भले दुनिया कुछ भी करे मेरे अगेंस्ट में, बट स्टिल आई एम गोइंग टू डू इट. फिर वो कोई सब्जी बन रही हो, कोई मूवी चल रही हो, कोई बच्चे खेल रहे हैं, कोई मुझे आके तंग कर रहे हैं, कोई जोर जोर से बातें कर रहे हैं. तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, whether it is attitude or whether it is the circumstances which are there around you? इट्स योर एटीट्यूड. कि कुछ लोग तो शोर में भी पढ़ाई कर लेते, कुछ तो साइलेंस में भी नहीं कर पाते. क्यों? आपका एटीट्यूड, आपका वो फोकस मैटर करता है कि आप कितना डिटर्मिनेशन से पढ़ रहे हो. बोलते हैं ना, अ गुड स्टूडेंट कैन लर्न मेनी थिंग्स इवन फ्रॉम अ बैड टीचर, बट अ बैड स्टूडेंट कैन नेवर लर्न एनीथिंग इवन फ्रॉम अ बेस्ट और गुड टीचर. सो आपका एटीट्यूड मैटर करता है. अगर आप वहाँ पे बैठे हो कुछ फोकस लेके कि ये पढ़ना है, ये करना है, आजू बाजू में जो भी चल रहा हो ना, इट वॉन्ट डिस्टर्ब यू, क्योंकि आपका आप वो सुन ही नहीं पा रहे हो ना जो चल रहा है, आपका ध्यान वहीं पे लगा है. तो वो फोकस क्रिएट करो. बोल इट्स सेड ना दैट वेन एवर समवन टेल्स मी टू चॉप डाउन अ ट्री इन 7 hours, आई विल स्पेंड माई फर्स्ट 5 hours इन शार्पनिंग माई एक्स एंड देन आई विल कट माई ट्री. बिकॉज जब तक वो शार्पनेस, वो फोकस, वो डिटर्मिनेशन नहीं आएगा ना, यू विल ओपन अ बुक, यू विल गो, यू विल ओपन अ बुक, यू विल गो, लेकिन कुछ गेन करने के लिए भी तो चाहिए ना. सो एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड व्हेन यू स्टडी, घर पे और लाइब्रेरी, इट डजेंट मैटर, एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट. सो मैं वही बोलूँगी, कीप अ राइट एटीट्यूड व्हेन यू आर स्टडिंग. आपके शब्दों से मैं बहुत प्रभावित हो चुका हूँ. इतना अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब इस एज में कोई लड़की मतलब ऐसा भी सोच सकती है. तो मतलब सच्ची बताइए, मतलब आपके माता पिता को प्रणाम करना चाहूँगा जो अच्छे इतने संस्कार दिए. मतलब रियली प्राउड, मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं उसके. मुझे एक सवाल है, मतलब रेखा आपने इतना अच्छा, मतलब आप देख सकते हो, आपका इंग्लिश इतना अच्छा है, आप इतना अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, पढ़ाई में डेडिकेशन है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मतलब क्या आपने बचपन से सोचा था कि आपको सीए बनना है? क्या आपने घर में मतलब कि आपके पापा सीए हैं, मम्मी सीए, मतलब ऐसा है कि आपने जैसे बोला ना कि आपकी मम्मी आपके साथ रात को 2 बजे तक बैठी थी, इसका ऐसा है कि आपकी मम्मी मतलब बहुत पढ़ाई में, मतलब उनका भी पढ़ाई में अच्छा था और आपके साथ पढ़ाई में बैठती थी, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, कुछ घर वालों का कुछ कंट्रीब्यूशन था? नहीं, घर में ऐसे कोई सीए ऐसा कोई नहीं है कि जो सीए है, बट ऐसे लोग हैं जो इम्पोर्टेंस देते हैं एजुकेशन को. माय मदर वो बोलती है कि डोंट बी लिटरेट. लिटरेट तो सब है, हर कोई लिटरेट है, 10th पास भी लिटरेट है, यू हैव टू बी एजुकेटेड. एजुकेशन मैटर, लिटरेसी मैटर नहीं करती, एजुकेशन, वो अवेयरनेस होनी चाहिए आप में. तो
घर में सब उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं, एवरीवन रिस्पेक्ट कि वो पढ़ रही है, तो दे सपोर्ट मी कि नहीं हम कर रहे थे, हमने नहीं कर पाए, बट इफ़ माई चाइल्ड इज़ डूइंग व्हाई शुडंट आई सपोर्ट हर। मेरे सपोर्ट से अगर उसको बेनिफिट हो रहा है देन आई शुड सपोर्ट हर, क्योंकि उसका पीक टाइम चल रहा है, अभी उसको मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है, देन आई शुड बी देयर विथ हर। सो वो इंटर करना चाहूँगा सबको बेटा, पूछा था आपके पापा क्या करते हैं? फादर इज़ कारपेंटर, वो वुडन फर्नीचर्स का बिजनेस करते हैं। बेटा वो ही इज़ हार्डली 10th और समथिंग लाइक दैट। ओके, और मम्मी आपकी? नो सर, शी इज़ नॉट एजुकेटेड। ओके, मतलब बच्चों आप देख सकते हो, मतलब बहुत से पेरेंट्स के लिए भी ये चीज़ देखनी पड़ेगी। मतलब अभी जो रेखा ने जो बताया, रेखा ने जो मम्मी ने जो बोला था, मतलब आपने बोला लिटरेचर Yes, के बारे में। educate. मतलब यहाँ पे एजुकेशन, मतलब यहाँ पे देख सकते हो इनके पेरेंट्स ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, बट स्टिल उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए वहाँ पे मोटिवेट किया। तो इसे पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी दो बातें सीखने वाली। एक तो सबसे पहले जो पेरेंट्स मतलब बच्चों को बोलते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, ओके। तो और मैं बच्चों आपको बताना चाहूंगा, मतलब रेखा मतलब ऐसे भी नहीं कि मतलब बहुत एकदम बड़े बैकग्राउंड से, ओके। तो अगर जिन मतलब पेरेंट्स होते हैं कि उनके बच्चे ने पढ़ना नहीं चाहिए, उनको भी देखने बात है, मतलब अगर आप आपकी लड़की को मोटिवेट करोगे तो लड़की कहाँ पे जा सकती है। और दूसरा में आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहूंगा कि जो बोलते हैं कि सर हमारे घर से हमको सपोर्ट नहीं मिलता है, सर हमारे माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं है, सर इतना सपोर्ट मतलब नहीं मिलता है, तो सर उसके पीछे बच्चों ये नहीं होता है। हर एक के पेरेंट्स आपको गाइडेंस आपको दे सकते हैं, दे कैन टेल यू कि मतलब आपको पढ़ाई करना चाहिए, दे कैन मोटिवेट यू, पर आपको पढ़ाई करना है नहीं करना चाहिए आपके हाथ में होता है। मतलब एटीट्यूड मैटर करता है। यस, कोई कंक्लूड करना चाहूंगा? रेखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल प्रश्न है जो शायद बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, और मुझे लगता है उस पर भी फोकस जाना चाहिए। कई सारे बच्चों को मैंने मेरे अभी करियर में देखा है कि दे लूज देयर अटेम्प्ट बिकॉज दे आर नॉट वेल। और कुछ बच्चों की तो खास बात होती है कि जैसे ही पीएल चालू होती है, कुछ स्टमक इन्फेक्शन हो गया, या फिर मान लो कुछ फूड पॉइजनिंग हो गया, कुछ बुखार आ गया, कुछ फ्लू हो गया, पता नहीं ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो उनके साथ होती है। बट मुझे थोड़ा सा ऐसा ये बात हजम इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं जब लेक्चर लेता हूँ तो एज अ फैकल्टी मुझे बीमार होने की अनुमति नहीं है, क्योंकि जब 3 महीने में हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, राज सर्विस से वाकई मतलब एग्री करेंगे मेरे साथ कि एज अ फैकल्टी यू कैन नॉट फॉल सिक बिकॉज you have to complete the syllabus and all, and there are other so many kids who are dependent on you. So मैं मेरे लेवल पर ऐसा करता हूँ कि I take care of my health so that I don't fall sick, Yes. and I'm regular to the class even if it is 7 days regularly. और मैंने तुम्हारे साथ में भी जो मुझे आज तक अभी याद है कि आपने मैक्सिमम 1.5 डेज का लेक्चर मेरा मिस किया था। दैट वाज कुल मिलाकर पूरे इतने घंटों में 3 घंटे का लेक्चर उसने मिस किया था। एक 2 घंटे का लेक्चर जब उसकी एग्जाम थी बीकॉम की, और एक आधे घंटे का लेक्चर, मतलब 1 घंटे का कुल मिलाकर। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि डिड यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, या ऊपर से ऐसे तंदुरुस्त बन के आई हो कि मतलब माँ कसम कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब तो मैं जाऊंगी और सबको वाट लगा के आऊंगी। सो डिड यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, मतलब मैसेज दो बच्चों को कि भाई हेल्थ अपने आप से नहीं मेंटेन होती, आपको कुछ करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता? नहीं, हेल्थ मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप मेंटली प्रेजेंट नहीं हो क्लास में, आपका मतलब आप वेल ही नहीं हो, तो आप मेंटली हो ही नहीं ना क्लास में, आप सिर्फ फिजिकली बैठे हो, तो वो हेल्प नहीं करता। यू शुड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। आप जब तक अपने आप को उस कैपेबिलिटी 14 घंटा पढ़ना है ना, तो माइंड तो प्रिपेयर है, बॉडी का क्या, उसको भी तो प्रिपेयर करना है ना उस स्टाइल में कि वो 14 घंटा आपके साथ दे, क्योंकि नहीं तो वो रिएक्ट करेगी, नींद आएगी, मतलब नींद आती है, या फिर ऐसा होता है कि बहुत बैठ गए, अभी कमर दुख रही है, नेक दुख रही है, ऐसा क्योंकि बॉडी रिएक्ट करती है। सो आपको हेल्थ की बहुत अच्छे से ध्यान रखना ज़रूरी है। सो आपको मतलब किसी फूड से अच्छा मतलब एलर्जी होती है किसी फूड से, जैसे मुझे ऑयली सूट नहीं करता, सो मुझे पता था कि नहीं सूट कर रहा है, फिर भी अच्छा लगता है, लेकिन अभी मुझे मेरी प्रायोरिटी खाने में नहीं है ना, मेरी प्रायोरिटी स्टडी में है। अगर वो लेक्चर मिस हो गया तो कंसेप्ट मिस हो जाएगा, आई विल मिस थ्रू, और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो क्या। सो वो प्रायोरिटी रहती है। हर दिन ऐसा सोचो कि वेन एवर यू थिंक ऑफ मिसिंग अ क्लास, थिंक कि जो आज मिस कर रहे हो ना वही एग्जाम में आने वाला है। जब वो फीलिंग रहेगी ना तो यू विल टेक केयर वेरी गुड ऑफ योर हेल्थ। आप सोचोगे कि नहीं आई हैव टू बी वेल, आई हैव टू बी वेरी वेल इन द क्लास। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, ईट
हेल्दी, आपका खाना जो आप खा रहे हो ईट वेरी न्यूट्रिशियस फूड. ऑब्वियसली जब आप घर से लाओगे तो इट वुड बी न्यूट्रिशियस, सो इंक्लूड फ्रूट्स, जैसे फ्रूट्स इंक्लूड करो, ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करो, आलमंड्स वगैरह. सो इट हेल्प्स, आपको एक नरिशमेंट मिलती है आपके बॉडी को. इट्स फिट एंड फाइन टू सिट देयर. क्लासेस भी लेंदी होते हैं एंड सो आपको अपने डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए. सो इट्स वेरी गुड. heard that you do pranayams as well. यस यस Every day. हाँ. या बीच बीच में जैसे अपने बच्चे जाते हैं जिम में एकदम पहलवान बनकर, 2 दिन गए फिर 3 दिन नहीं गए, फिर 2 दिन गए फिर 3 दिन गए, तो डू यू फॉलो अ रूटीन रिजिम? हाँ, जस्ट ज़्यादा नहीं करती कि 1-1 घंटा एंड ऑल, बट एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स प्राणायाम मैं रोज़ करती हूँ सर सुबह. एवरी डे. यस. सो पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों कि अगर आप आपके जीवन में रूटीन लेके आओगे और अगर रूटीन से चीजें करोगे और खाने पीने पर ध्यान दोगे तो आप मेंटली अलर्ट रहोगे क्लास में. तो जो पहला मुद्दा हमने जो उठाने की कोशिश की है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है क्लासेस में. क्लासेस में ही नहीं समझेगा तो जाहिर सी बात है आपका कॉन्फिडेंस टेम्पर होने ही वाला है फ्यूचर में. क्यों बात से सहमत हो? Yes, क्लासेस yes. में समझना जरूरी है और उसके लिए आप आपके हेल्थ का ध्यान रखो, आप एब्सेंट मत रहो, आप रेगुलरली क्लास में आओ, फिर आप आराम से सीख पाओगे चीजें. अब मुझे और एक छोटी सी बात जो यहीं पर ऐड करनी है. कुछ बच्चों को ये भी गलतफहमी होती है कि अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो आई विल बिकम समथिंग एक बहन जी काइंड ऑफ या एक भैया काइंड ऑफ अ गाय और व्हाटएवर कि इट डजंट सूट माय पर्सनैलिटी, इट डजंट सूट माय लेवल. तो ऐसी बात नहीं है. मैं कुछ चीजें ऐड करूंगा. रेखा ने क्लासेस के हर एक पिकनिक को अटेंड किया. रेखा ने क्लासेस के हर एक पार्टी को अटेंड किया. रेखा इसके अलावा क्लासेस के दौरान अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने भी जाया करती थी. क्यों रेखा, सही कह रहा हूं? यस सर. कभी कभी यस सर आई तुम मस्ती की थी. यस सर. मतलब तुम सारी मस्ती करते हो, बस तुम वेटेज किस चीज को देती हो कि हर चीज सही समय पर हो. यस सर. राइट. डू यू एग्री विद? यस सर आई एग्री. मैं फोर्स कर रहा हूं तुम्हें. नो नो नो. नहीं. So you need to understand that a routine is must. Yes. Now I'll ask Raj sir to ask the next question. सर बहुत अच्छा सवाल पूछा. मतलब पढ़ाई, मतलब आपने पिकनिक को बेटा जाते थे, आप ट्रिप को जाते थे. मतलब मुझे इसे आश्चर्य मुझे हो रहा है कि क्या जब आप क्लासेस कर रहे थे आप इतना सा मस्ती भी करते थे, पढ़ाई बैलेंस करते थे, कभी आपने सोचा था कि आप रैंक में आओगे? कभी कभी ऐसा स्टडी करते तो फील होता है कि नहीं अच्छा स्टडी कर रहे हैं, शायद रैंक में आ जाए, ऐसा वगैरह फील होता है. बट वो रैंक में आने का वो डिज़ायर को सपोर्ट करने के लिए हार्डवर्क उतना दोगे ना, देन आपको वो राइट है कि बोलने का कि नहीं मैं रैंक में आ सकती हूँ. जस्ट विश कर रहे हो ना, उससे कुछ नहीं होता. अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश. और सीए को विश समझ के मत लो. अगर विश करके रहोगे ना तो विश ही बन जाएगी आपकी. उसको गोल बनाओ, उसके लिए प्लान करो, तब आपकी वो डिज़ायर बनती है. और रैंक आने के लिए बहुत हार्डवर्क का सपोर्ट लगता है पीछे. सो लगता था रैंक आने के लिए, बट ऐसा कभी नहीं बोला कि दैट आई विल बी इन अ रैंक, बिकॉज एक होता है दैट स्टिल आई एम नॉट कॉन्फिडेंट दैट आई विल बी इन अ रैंक. दूसरे को कॉन्फिडेंस नहीं दिलाना दैट आई विल बी इन अ रैंक. खुद पहले मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नो आई एम गोइंग टू बी इन अ रैंक, तब मैं बताऊंगी खुल के सबको कि नो मैं रैंक में आने वाली हूँ. ऐसा जब पेपर देते तो ऐसा फील होता है कि हाँ ऐसा आएंगे रैंक में. मतलब रैंक में आने के लिए सिर्फ आपको सोचनी चाहिए, नहीं सर, करके दिखाना पड़ता है. राइट. बच्चों अभी हम जो चर्चा कर रहे थे वो बैकग्राउंड की चर्चा कर रहे थे, तो आपको वापस एक बार याद दिला दूं क्या क्या चीजों की चर्चा हो चुकी है. रेखा सुतार was not lucky, she worked hard. Point number 1. रेखा सुतार स्टडीड इन अ प्लेस जहां पर बहुत शोर शराबा होता था, उसके बावजूद उन्होंने पढ़ाई की. एटीट्यूड ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ना कि आपको क्या फैसिलिटीज मिल रही है. थर्ड पॉइंट, दैट रेखा हैज टेकन एडिक्वेट इनफ केयर ऑफ हर हेल्थ. फोर्थ पॉइंट, पेरेंट्स जो थे उनके एजुकेशन का, उनके बैकग्राउंड का कोई रोल नहीं है सीए एग्जाम में. व्हाट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ मच यू आर फोकस्ड. ऑलराइट, अब हम इस चर्चा को थोड़े से अगले चरण पे लेके जाते हैं और अब बात करते हैं कि किस तरीके से रेखा ने पढ़ाई की और एक ऑर्डिनरी बच्चों के हिसाब से हम देखते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए. तो मैं इस पूरे डिस्कशन को 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा. पहला वो पार्ट जब आपकी क्लासेस होती है और दूसरा वो पार्ट जब आपकी प्रिपरेटरी लीव चालू होती है. तो उस समय दौरान हमने क्या किया, ये डिस्कशन इसलिए अलग अलग रखा जा रहा है कि क्लासेस के दौरान बच्चों ने क्या चीजें करनी चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए.
देखो एक बात समझ लो बच्चों, अगर आपका समय निकल गया ना तो कुछ भी चीज आप रिकूप कर सकते हो, बट समय रिकूप नहीं हो पाएगा। और फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट। इसी पहले अटेम्प्ट में आपको सिर्फ 9 महीने मिलते हैं, इसके आगे के हर एक अटेम्प्ट में आपको 6 महीने के ऊपर नहीं मिलने वाले। इस वजह से इस चर्चा को ध्यान से सुनना। तो मेरा पहला प्रश्न स्ट्रेट टू रेखा सुतार, रेखा जी ये बताइए हमें कि जब आप क्लासेस कर रही थी तो सिर्फ क्लासेस कर रही थी या उसके अलावा भी आपने कुछ किया? नहीं, जब क्लासेस चलते थे तो मैं डेली घर जाके 2 या 3 घंटे सेल्फ स्टडी करती ही थी। एवरीडे मेरा प्लान था कि आज घर जाके ये करना है। घर जाके नहीं सोचती थी कि घर अभी क्या करूँ, पहले से प्रिपेयर होके जाती थी कि क्लास में आज ये हो गया है तो घर जाके ये करना है। तो एक प्लान होता है ना मन में, तो घर गए डायरेक्ट प्लान से पढ़ाई कर ली। नहीं तो एकदम हैपहज़ार्डली अब कोई भी बुक सामने आ रही उठ के पढ़ रहे हो, नाइदर यू आर प्लान्ड कि क्या पढ़ के हो चुका है क्या बाकी है, तो ना पता है कि पार्टनरशिप का क्या हो गया, मॉड्यूल हुआ है पीएम हुआ है वही पता नहीं। तो व्हाट इज़ द यूज़ ना ऑफ स्टडिंग। सो एक प्लान से स्टडी करो कि नहीं, लिख के रखो कि पार्टनरशिप का ये हो गया है वो हो गया है, चाहे कोई भी चैप्टर हो, कॉस्टिंग का ये हो गया है वो हो गया, ये चैप्टर हो गया। मेंटेन अ बुक, एक बुक मेंटेन किया करो कि ये ऐसे लिखा करो कि ये चैप्टर क्लास में हो गया, मेरा मॉड्यूल पीएम से हो गया। तो मैं वैसे मेंटेन करती थी। सो आई यूज्ड टू गो एट होम टू। इसका मतलब कुछ ऐसा बताने की कोशिश कर रही हूँ, बस पूछ रहा हूँ कि आप क्लासेस के दौरान मॉड्यूल पीएम को हाथ लगाती थी? यस सर, यस सर। मॉड्यूल पीएम क्लासेस के साथ? यस सर। क्लासेस अटेंड करने के बाद? यस सर। टाइम मिलता है? हाँ सर, टाइम मिलता है। मिलता है या निकालना पड़ता है? नहीं, मिलता है और आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, होता ही है सर टाइम। आफ्टर 8 यू हैव द टाइम। वो निकालने का आप तब बोल रहे हो जब आपकी दूसरी प्रायोरिटी है, जो कि स्टडी प्रायोरिटी है ना, टाइम मिल ही जाता है, निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं है ना तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। नहीं टीवी देखा, नहीं अभी टाइम निकल गया पढ़ाई कर रही हो, ऐसा नहीं। जब आपकी प्रायोरिटी होगी ना स्टडी तो हर टाइम मिल ही जाता है। आपको डिसाइड है ना माइंड में कि आज सपोज मार्जिनल कॉस्टिंग का पीएम करना है तो टाइम मिल ही जाएगा, आपको टाइम अपने आप मिल जाएगा। कुछ कभी भी हो, क्लास में भी आपको बीच में थोड़ा कभी कोई लेक्चर ऑफ हो गया तभी भी टाइम मिल जाएगा, घर जाओगे टाइम मिल जाएगा। प्रायोरिटी सेट करो, माइंड में होना चाहिए कि करना है। सो मेरा हो गया था मॉड्यूल एंड पीएम अलॉन्ग विद द क्लास, क्योंकि मैंने सेट किया था कि नहीं एक वीक में ये टारगेट है। एक दिन का टारगेट नहीं सेट करती कि एक दिन में ये कंप्लीट कर लूँगी, एक वीक में, क्योंकि यू डोंट हैव अ जजमेंट ना कि पार्टनरशिप के पीएम को कितने दिन लग जाएंगे। सो एक वीक का टारगेट सेट करो कि नहीं एक वीक में इसका इतना होना चाहिए, उस सब्जेक्ट का इतना हो जाना चाहिए। सो मैं वीक में टारगेट सेट करती, क्योंकि वीकली सेट किया तो संडे कभी कभी ऑफ मिलता है ना, सो यू कैन कवर अप व्हाट यू हैव लॉस्ट थ्रू उस दिन में। सो मैं वीक का टारगेट सेट करती थी। सो मेरा हो चुका था मॉड्यूल एंड पीएम। आज मुझे कुछ बच्चों ने एक सवाल पूछा कि सर हम लोग सुबह बच्चों पुणे का बताना चाहूँगा, पुणे में क्या होता है कि सुबह 7 बजे आईपीसी क्लास शुरू होता है सर अपना, 7 से लेकर शाम को 6 तक उन्होंने ग्रुप 1 क्लास चलता रहता है, 7 to 6 क्लास चलता रहता है और बच्चा अपना फिजिकल कैपेबल होता है, क्लास करता रहता है। ये बच्चों मुझे सर ठीक है 7 to 6 वर एबल टू सिट इन द क्लासेस, मतलब पूरे ग्रुप पर के 2 घंटा कॉस्टिंग, 2 घंटा अकाउंट होता है, टैक्स होता है, लॉ होता है, एफएम होता है, बट सर उसके बाद मतलब सर हमारा स्टैमिना नहीं होता कि सब इतने घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, 5 घंटे पढ़े। और मुझे लगता है कि अभी तो बच्चों पे बहुत कंफ्यूज किया बच्चों को आपने कि रेखा सुतार ने क्लासेस के साथ में प्रैक्टिस मैनुअल मॉडल भी किया था। यस सर। अब यहाँ पे बच्चों को घर में मतलब जाने वाले एनर्जी नहीं बचती, दे आर नॉट एबल टू स्टडी फॉर 4 to 5। मतलब मुझे बताओ आपने एग्जैक्ट कितने घंटे क्लास के बाद पढ़ाई की थी कि जिससे मतलब आपका पीएम मॉडल भी कवर हो गया था? क्या बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता उसके लिए? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता, आपको बहुत ज़्यादा तब पढ़ना पड़ता है 3 months में, क्योंकि वो कंसेप्ट गया आपके दिमाग से। हाँ, तो मैं 2 या 3 आवर्स पढ़ती थी, क्योंकि क्लास में पढ़ा है, इट्स फ्रेश इन योर माइंड, सब कुछ फ्रेश है, तो बहुत ईजिली आप सम कर पाते, क्योंकि द कंसेप्ट इज़ वेरी फ्रेश इन योर माइंड। बाद में करोगे तो पहले कंसेप्ट रिवाइज करो एंड देन गो टू मॉड्यूल एंड पीएम। सो वो टाइम लगता है, लेकिन जब आप कर लेते हो ना अलॉन्ग विद द क्लास, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और जैसे सर ने बोला कि स्टैमिना नहीं बचता, तो इसकी इंस्पिरेशन मुझे मेरे मॉम से मिलती थी। वो सुबह उठती थी, दिन भर काम करती थी और मुझसे लेट सोती थी। क्लासेस होती थी देन क्योंकि सुबह 7 बजे
क्लास होता था देन यू हैव टू वेक अप एट 5 और 5:30, तो 11 मैक्सिमम यू हैव टू स्लीप, क्योंकि वो 6 आवर्स की स्लीप भी कंपलसरी है। तो मैं सो जाती थी 11 o'clock, बट मॉम शी यूज टू स्लीप एट 12। तो वो इंस्पायर करता था, मुझसे पहले भी उठ रही है, मुझसे लेट भी सो रही है, इफ़ माई मॉम इज़ हैविंग दैट स्टेमिना देन वाई नॉट मी, वाई कांट आई स्टडी। उसकी भी प्रायोरिटी अगर घर है तो मेरी भी तो प्रायोरिटी अभी स्टडी है ना। वो अपनी प्रायोरिटी पे फोकस कर सकती है, देन इवन आई शुड फोकस ऑन माई प्रायोरिटी। एंड इट इज़ सेड ना, स्टॉप व्हेन यू आर, नेवर स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। सो गोल लेके चलो। लवली लवली लवली। एक रेखा, मुझे एक बात बताना, एक घर का काम कभी करती थी कि नहीं? नहीं करती थी, जब संडे लीव होती थी। नॉर्मली जब वो 3 months इतना कुछ हेल्प नहीं कर पाती थी मॉम को, शी यूज टू वर्क द एंटायर डे, बट कभी कभी हुआ देन वेरी स्लाइट, अदरवाइज शी यूज टू वर्क द एंटायर डे। जैसे मुझे इतना पता है कि आपको थोड़ा सा सिलाई बुनाई और ये yes, चीज़ों का भी शौक है, जैसे Yes, आप हॉबी के इसमें कहती हो, तो बस ये पूछने की कोशिश कर रहा था कि थोड़ी बहुत हेल्प करती थी कि नहीं करती? क्योंकि कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि भाई हमें हेल्प करना पड़ता है, हमारा घर में ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं पढ़ाई, मतलब पढ़ाई नहीं करने के कितने बहाने मिल सकते हैं, ये तो बस पूछो ही मत। Yes, sir. कभी हेल्प किया ही नहीं क्या? नहीं, क्योंकि ऐसा कल नहीं होता परसों था। मैं बात कर रहा था रेखा से कि भाई रेखा क्या कर रही है, तो बोले मैं मेरे छोटे भाई को पढ़ा रही हूँ। मतलब माँ कसम पढ़ाती भी है छोटे भाई को, यस कि सर मैं पहले से पढ़ा रही हूँ। आई मीन दैट इज द रीजन आई एम आस्किंग यू कि डू यू हेल्प योर पेरेंट्स? नो नो, आई हेल्प माई पेरेंट्स। आई कांट सी देम कि मैं ये नहीं कर रही हूँ इसलिए मेरी मम्मी ये स्ट्रगल से जा रही है। वो फीलिंग बहुत हर्ट करती, इफ़ आई एम नॉट हेल्पिंग सो शी इज़ गोइंग थ्रू इट। वो फीलिंग बहुत हर्ट करती, सो आई ट्राई दैट इफ़ आई कैन डू समथिंग फॉर हर, आधा घंटा ही क्यों ना हो, लेकिन वो स्माइल होती है ना, दैट गिव्स यू एनर्जी कि नहीं, शी फेल्ट दैट आई हेल्प्ड हर, उसको कुछ अच्छा लगा, आई डिड समथिंग फॉर हर, वो अच्छा लगता है, देन यू गेट अ न्यू एनर्जी टू वर्क हार्ड। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है व्हेन आई हेल्प माई मॉम। डैड को भी कभी कभी मीन्स आई मेक अ टी फॉर हिम, कुछ छोटी मोटी हेल्प कर दी, इट फील्स वेरी गुड। अभी जो 2.5 months की लीव हुई थी, आई फोकस्ड कि तब मेरी प्रायोरिटी स्टडी थी, अभी मेरी प्रायोरिटी मॉम है। आई यूज टू हेल्प मॉम, मैं सब करके आई यूज टू डू हाउ एवर आई कैन हेल्प, आई यूज टू हेल्प हर। सुबह का टाइम मॉम को हेल्प करना, इट वॉज माई प्रायोरिटी। सो बच्चों, मैं आपको सिर्फ मैसेज ये देना चाहता हूँ कि परिस्थितियाँ आपके कंट्रोल में नहीं होती। कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता होगा कि जेन्युइनली आपको हर रोज कुछ समय देना पड़ता होगा, बट रेखा की प्रॉब्लम्स अलग थी, आपकी कोई अलग प्रॉब्लम होगी। हर एक व्यक्ति की प्रॉब्लम अलग अलग है, उस प्रॉब्लम्स के ढांचे में ढलो और किस तरीके से आप उन प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो, इसके बारे में विचार करो। ये मत सोचो कि ये प्रॉब्लम आ गई तो मैं कभी जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकता। अगर ऐसा कुछ होता तो बाबा साहेब अम्बेडकर कभी जीवन में आगे बढ़ते ही नहीं, क्योंकि इतनी विषम परिस्थितियां थी। अब रेखा, एक छोटा सा और एक क्वेश्चन जो मेरे मन में आ रहा है कि इस पूरे दौरान जब आप क्लासेस कर रही थी और पीएल जब आपका चल रहा था प्रिपरेटरी लीव, एक्चुअली कितने दिन आपने 1 मिनट नहीं की? मैं क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं, आई जस्ट टेल यू व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन। द रीजन इज कि ऐसे में कितने ही बच्चों को जानता हूं जो बच्चे, मतलब मान लो आज 25 तारीख है, 25 जनवरी है मान लो, तो 25 जनवरी को डिसाइड करते हैं कि हम 1 फरवरी को पढ़ाई करेंगे। मतलब 5 दिन कैसे गए फर्क ही नहीं पड़ता उन्हें, और फिर 1 फरवरी को और कोई डेट नहीं डिसाइड होती है। मूर्त का बहुत बड़ा रूल आईसीआई के विद्यार्थी ऐसा जनरली फॉलो करते हैं। तो जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि ऐसे कितने दिन गए तुम्हारे जीवन में जो आपके 9 महीने थे, उसमें 1 मिनट भी पढ़ाई नहीं किया आपने? हार्डली ऐसे 10 days होंगे मैक्सिमम जहाँ मैंने एक दिन भी पढ़ाई नहीं की। हार्डली ऐसे 10 days थे। बाकी डेज ऐसा होता था कि हाफ डे पढ़ाई की, हाफ डे कुछ और काम था। कभी घर पे गेस्ट आ गए तो हाफ डे पढ़ाई नहीं हुई। कभी ऐसे डिसाइड हो गया कि बाहर जाना है कहीं फ्रेंड्स के साथ, तो हाफ डे पढ़ाई नहीं हुई। तो ऐसे हाफ डे होती थी पढ़ाई, बट 1 मिनट भी नहीं हुई। ऐसे हार्डली 10 days थे सर। दैट्स लवली। सो कैन यू कोट वन ऑफ द डे दैट वे कि बच्चों को पता तो चले कि कौन से ऐसे दिन होते हैं कि जब 1 मिनट भी पढ़ाई नहीं की तो चलता है? ऐसे एक आध दिन के बारे में बता दो उनको। जैसे पिकनिक थी तो सुबह गए थे, रात को आए, देन आई वांट बी एबल टू स्टडी। यस, सुबह गए थे, शाम को आए, नहीं तो ओके। एक आध कोई और दिन याद आता है? और कोई दिन जैसे पार्टी हुई थी क्लास में, तो तब मतलब शाम को पार्टी थी, सुबह लेक्चर हो गया। ऐसे मीन्स इट वाज अराउंड 1 o'clock, लेक्चर्स कर लिए लेकिन सेल्फ स्टडी नहीं हुई, क्योंकि वो होता है ना पार्टी है, रेडी होंगे जाएंगे, तो लेट पार्टी से आने में लेट हो गया, तो तब पढ़ाई नहीं हुई सर। और एक मैसेज, इसका मतलब ये जो 10 दिन गिन रही है वो दिन को गिन रही है जिस दिन उसने सेल्फ स्टडी नहीं की। मतलब क्लासेस के साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी करना भी जरूरी है, और सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ।
अच्छा, फेस्टिवल्स के दौरान छुट्टी ली? मतलब दिवाली आई होगी ना तुम्हारे सामने? हाँ आई थी। गणपति भी आए होंगे? अरे माँ, पुणे में तो दही हंडी से लेकर गणपति पूरे आपके सीजन में आए थे। कितनी छुट्टियाँ ली थी तब? हर एक दिन को छुट्टी ली होगी? नहीं ऐसे छुट्टी नहीं ली। ऐसा होता है ना दिवाली को वो लक्ष्मी पूजा के टाइम तो सुबह पढ़ती थी। अगर पता है ना लक्ष्मी पूजा के टाइम स्पेयर करना है टाइम तो पूरा दिन ऐसे शेड्यूल करके रखती कि नहीं इतना 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 कंप्लीट करके पहले से प्रिपेयर करो कि नहीं उस 2 घंटे का गैप होने वाला है। भगवान नाराज तो नहीं हुए? नहीं उल्टा वो ब्लेस करेंगे ना। उस दिन हम सरस्वती देवी की भी तो पूजा कर रहे तो दिन भर कर रही थी तो शी वॉज मोर हैप्पी। बच्चों, कर्म ही पूजा है। Yes. अगर आप सोचते हो कि आपको सीए करना है तो आपका कर्म है कि उसकी अच्छे से पढ़ाई करिए। तो आपको बताने की वापस समराइज करने की कोशिश करूंगा कि जब रेखा पढ़ रही थी क्लासेस के साथ ऐसे बहुत कम दिन हुए, रेखा की बात माने तो सिर्फ 10 दिन ऐसे थे कि जब उसने 1 मिनट भी पढ़ाई नहीं की। और वो दिन उसने बताया कि जब वो थी नहीं वहां पे तो कैसे पढ़ाई करती। बट अदरवाइज रेखा स्टडीड एवरी डे एंड शी इज टॉकिंग अबाउट सेल्फ स्टडी। नाउ आई आस्क सर टू पुट अप द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन इसका मतलब जो बच्चे सोचते हैं कि क्लास के बाद उनकी पढ़ाई नहीं होती, मतलब जो मेरा क्वेश्चन का मुझे आंसर मिल गया। हाँ। कि मुझे अभी कल बच्चों को जाके बताऊंगा कि बच्चों अगर आपका भले शाम को लेट भी घर पहुंचते हो तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट आप घर में 10 to 11 आवर्स स्पेंड करते हो। 11 आवर्स आउट ऑफ दैट 11 आवर्स अगर आप सोने के लिए 6 घंटा देते हो, ओके, खाने के लिए या फिर थोड़ा सा टाइम पास में 2 घंटा भी देते हो तो एटलीस्ट आप एवरी डे यू कैन स्टडी फॉर 2 to 3 आवर्स। यस मतलब डेली का 2 से 3 घंटा भी अगर पढ़ते हो तो यू कैन बी द नेक्स्ट रेखा सुतार। यस डेफिनेटली। मतलब इसके लिए कोई बहुत ज्यादा एफर्ट है, मतलब सक्सेस के लिए आपको बहुत अलग एफर्ट नहीं लेने पड़ते, बस आपको एक कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। यस एक दिन में 12 घंटे मैटर नहीं करता है, आप डेली भी 2-2 घंटा पढ़ोगे वो डेली का बहुत डोज यस बस। क्योंकि बोलते हैं ना अ रिवर नेवर ब्रेक्स अ रॉक बिकॉज ऑफ इट्स फोर्स, इट ब्रेक्स द रॉक बिकॉज ऑफ इट्स कंसिस्टेंसी, इट्स परसिस्टेंस। तो वो लाना है आपको स्टडी में, देन यू विल क्रैक सीए एग्जाम्स। आई कैन आल्सो वॉच फॉर इट। मतलब मैं जिम में जा चुका हूँ कम से कम 50 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, एग्जैजरेट हो जाएगा, बट यस कम से कम 10 बार तो जिम में पैसे भर चुका हूँ मैं। और हर बार मैं 3 दिन जाता हूँ, आज तक कभी बॉडी नहीं बनी। पर कुल मिलाकर मैं 180 दिन पक्का जा चुका हूँ जिम में, बट उसके बावजूद मेरी बॉडी नहीं बनी। तो जो राज सर कह रहे हैं कि सीए की पढ़ाई में कुछ अलग नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है मेरे भाई। अगर आप कंसिस्टेंट हो ना तो आप जीत जाओगे। ध्यान रखना बात को, कंसिस्टेंट रहो। एक दिन में सुपरमैन नहीं बनने का, एक दिन में फॉर्म में नहीं आने का कि मैं आज पढ़ाई करूंगा और मेरे को रिजल्ट चाहिए तुरंत। इट इज अ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस विच इज गोइंग टू मैटर। सर ओके, यू विल आस्क अ क्वेश्चन। देखा भी पढ़ाई का तो मैंने पूछ लिया। मैं कितना पूछना चाहूँगा आपको, आपने घर में सेल्फ स्टडी करते थे लेकिन उसके बावजूद क्लासेस करते थे, आपकी पढ़ाई में क्लासेस का क्या योगदान था? मतलब क्या क्लासेस में कुछ अब हेल्प मिली आपको? यस सर, क्लासेस में बहुत हेल्प मिलती है। फर्स्ट थिंग जब आप कोई नया चैप्टर लेके बैठते हो ना, आप एक ट्राई करना सेल्फ स्टडी करने के लिए, तो आप 2 घंटा तो चैप्टर के हेडिंग को समझने में लगा देते हो। कोई हेडिंग है मार्जिनल कॉस्टिंग, तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्यों, कुछ अलग क्यों नहीं, वो चैप्टर की थ्योरी पढ़ो समझो। और थ्योरी तो बोरिंग लग जाती है क्योंकि पता ही नहीं ये चैप्टर है क्या, तो थ्योरी तो यहाँ पे आपको रेडीमेड मिल रहा है ना नॉलेज, और जस्ट बैठना है और नॉलेज को एब्जॉर्व करना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है। प्रोफेसर्स को इतना वास्ट नॉलेज है और वो आपको शेयर कर रहे हैं, तो आपको उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए दैट प्रोवाइडिंग यू द नॉलेज। आपको इतना प्रोवाइड कर रहे हैं, सो यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू देम। सो बहुत हेल्प रहता है सर क्लासेस का। प्रोफेसर्स इतना कंसेप्चुअल पढ़ाते हैं, इतना कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो कभी ऐसा लगता नहीं कि ये पढ़ा नहीं क्लास में, वो हुआ नहीं क्लास में। सो फर्स्ट थिंग कि बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, बहुत वैरिड टाइप के सम्स होते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि वो उस टाइप का सम नहीं हुआ, इस टाइप का नहीं हुआ, सब कवर हो जाता है। यू नो द कंसेप्ट इन एंड आउट, और आपको हार्डवर्क पुट करोगे तभी तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो सर पढ़ा रहे, इट इज़ अ 2-way प्रोसेस। सो सर पढ़ा रहे, इवन यू शुड पुट योर एफर्ट्स इक्वल, थोड़ा भी नहीं, इक्वल एफर्ट्स पुट करोगे तो दे विल शो मोर उनको भी encouragement मिलता है, दैट स्टूडेंट इज enthusiastic टू स्टडी। सो दैट्स द थिंग विच मैटर्स। सो क्लासेस हेल्प अ लॉट, कंसेप्ट क्लियर होते हैं, आप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द न्यू अमेंडमेंट्स क्या हो गए। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में हम ऐसा होता है ना, टेक्स्ट बुक पढ़ रहे तो नॉलेज मिलता है कि अभी IFRS भी आ रहे हैं, हाउ आर दे, मतलब AS क्या है, तो नॉलेज मिलता है। सिर्फ AS 6 पढ़ रहे हो वो इतना डिटेल नहीं, AS 6 है दैन व्हाट इट मीन्स, उसको IFRS से कैसे लिंक हो रहा है, तो वो लिंकिंग मैटर करती है। सो क्लासेस बहुत हेल्पफुल रहते हैं क्योंकि यू गेट योर कंसेप्ट क्लियर इन द क्लास इटसेल्फ। रेखा,
क्लासेस से मुझे अभी याद आ रहा है कि रेखा सुतार scored 194 out of 200 in her CPT exam, all right, and she scored 49, sir, बराबर 49 in her mathematics subject. अच्छा, तुम्हें एक बात पता है बेटे कि रेखा सुतार का 11th 12th मैथमेटिक्स नहीं था. आई वुड लाइक टू रिपीट, रेखा सुतार का 11th 12th में मैथमेटिक्स नहीं था. और मुझे काफ़ी गर्व हो रहा है बताते वक्त आपको कि शी स्टडीड दिस सब्जेक्ट फ्रॉम माय बिलव्ड फ्रेंड राज आवटे साहब से पढ़ा उन्होंने. और कॉस्टिंग भी, जिसमें उन्होंने अपने IPCC के पूरे मार्क्स में जो सबसे ऊपर के पायदान पर जो मार्क्स स्कोर किए वो स्कोर किए 92 मार्क्स, वो भी कॉस्टिंग सब्जेक्ट के लिए उन्होंने स्कोर किए. इसके अलावा मैं ये भी जानता हूँ कि राज सर आपको हमेशा सपोर्ट करते रहे. तो मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि राज सर का आपके जीवन में, आपके करियर गाइडेंस में या फिर आपके कॉस्टिंग में क्या योगदान रहा. अगर मैं टू बी वेरी प्रिसाइज और स्पेसिफिक तो मैं आपको पूछना चाहूँगा 3 हिस्सों में. मैथ्स में क्या योगदान रहा, कॉस्टिंग में क्या रहा, और एज अ राज आवटे हाउ डिड ही ग्रूम यू. Okay, first thing, as Raj Aute, how did he groom me? तो मैं CPT से इनके पास थी. So he knew me कि मैं starting वो first day क्या थी. So he knew me right from a beginning to end. So he knew कि एक होता है ना that रियल मीन्स जो हीरे की पहचान एक जौहरी को ही होती है. सो इट वॉज समथिंग लाइक दैट. ही वॉज दैट ज्वेलर हु कैन आइडेंटिफाई अ जेम. और जेम भी एक स्टोन रहता है ना, इट हैज़ टू गेट दैट कट्स. इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ डायमंड यू नीड टू गेट दैट कट्स लाइक अ डायमंड. सो वो भी हेल्प इन्होंने की. दैट ही इफ़ ही फाउंड दैट कहीं गलत हो रहा है, ये हो रहा है, देन ही वॉज दैट मीन्स he used to be that strict that नहीं गलत जा रहे हो, you have to be on the right path. So हर टाइम वो भी हेल्प नहीं करता that you are very soft. So he was that, he balanced, he was strict where I was wrong and he was very soft where I was correct. So वो appreciation वो हम स्टूडेंट्स लाइफ में होता है ना कि इतना अच्छा कर दिया सर ने, एक बार ये भी नहीं बोला अच्छा किया नहीं किया. ही वॉज देयर एट दैट पॉइंट. अच्छा किया देन ही यूज टू से कि नहीं ये अच्छा किया तूने, वो पॉइंट तेरा अच्छा लगा, वो एक मोटिवेशन मिलता है. सो ही वॉज like a mentor, like a guide for me through entire CPT, IPCC, and even final he will be there for me and I'm sure for it. I'm sure for it. So he was like a support for me. कुछ भी ऐसा डाउट आया किसी सब्जेक्ट में हुआ, ऐसा कभी इमोशनली भी हम ड्रॉप डाउन हो जाते हैं स्टडी के टाइम कि नहीं ऐसा पैनिक हो रही हूँ सर, नहीं ऐसा बहुत स्ट्रेस में आ रही हूँ सर. सो ही यूज्ड टू बी देयर बिसाइड मी कि दैट you do it this way, you do it that way, you'll be out of your stress and all. So he was like a mentor, like a guide. I can say he was like a parent for me to guide through my CA journey. So I'm very thankful to Raj sir for being like a mentor for me. And मुझे मिलते तो सर मैं भी मेरिट में आता. मैथ्स के मार्क्स कम थे सर, भरोसा नहीं है मेरा. and if you say like specific for costing, then I would like to say कि उन्होंने जो क्लास में उनका स्ट्रैटेजी रहता था, he used to first explain the concept. वो 2-3 सम करके दिखाते थे that how the concept is correlated in the practical sum, and then he used to tell us कि now you try how you're solving this question. So it helps you that you find out your weakness right in the class itself. घर पे जाके weakness ढूंढो, डाउट निकालो, सर को पूछो, इससे अच्छा do it in the class itself where the professor is right in front of you to guide you where you're going wrong. So it helps a lot when you're understanding your mistakes in the class itself. It helps a lot. And one thing that if the teacher is just writing the question on the blackboard, you are monotonous, that lively atmosphere, that interaction with the teacher, it's very missing. Teacher is teaching and you're noting it down. You're not doing a donkey work here ना. आप CA बनने आए हो ना, डेटा एंट्री तो कोई भी कर लेगा, वो एंट्रीज पास करना CA का काम नहीं होता. यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग. सो वो एक एलिमेंट रहता था दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, यू आर अंडरस्टैंडिंग योर वीकनेस इन द क्लास इटसेल्फ. और जब सर सॉल्व करके दिखाते थे वो सम जो हमें सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिया होता था, तो एक एक्साइटमेंट रहती थी कि कहाँ गलत हो गया, कहाँ मिस्टेक हो गई. तो वो बहुत अच्छे से रियलाइज़ होता था क्योंकि वो रिमाइंड हो जाती, क्योंकि गलती हुई फिर मिस्टेक रेक्टिफाई की तो वो ध्यान में रहता है. नहीं रिपीटेड नहीं. अलग अलग टाइप की. हाँ, बहुत वेरिड प्रॉब्लम्स होते हैं. हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ ट्रिक रहती थी, कुछ डिफरेंट रहता था, तो बहुत अच्छा लगता था. एक होता है ना व्हेन यू हैव दैट हंगर फॉर नॉलेज ना, तो हर चीज़ में नया ढूंढने की, तो वो हंगर राज सर ने डेवलप की कि हर क्वेश्चन में कुछ नए की हंगर
आनी चाहिए नॉलेज में. सो हर क्वेश्चन डिफरेंट रहता था, तो कंसेप्ट भी बहुत क्लियर रहते थे. कभी मगअप नहीं करने पड़े फॉर्मूलाज की, ये फॉर्मूला मगअप कर लो, ये फॉर्मूला मगअप कर लो. वो लॉजिक डेवलप किया था राज सर ने, दैट हाउ दिस फॉर्मूला इज फॉर्म्ड, हाउ यू कैन को रिलेट दिस फॉर्मूला विथ अदर फॉर्मूला. एक फॉर्मूला से कुछ दूसरा फॉर्मूला भी तो डेवलप हो रहा है. डोंट मगअप द थिंग्स, लर्न देम कंसेप्चुअली, देन दे विल रिमेन विथ यू. लवली लवली. एक बात बच्चों आपको बताना चाहूँगा जो मैंने इससे समझी. पहली बात ये कि किसी भी, अब जब फॉर्मूला की बात करें तो कह रही कि फॉर्मूला को मगअप मत करो, उसको कॉन्सेप्ट के तौर पर समझो. मैंने देखा कई बार कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, मार्जिनल कॉस्टिंग के बच्चा फॉर्मूला मगअप करके जाता है. सो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. You need to understand it conceptually, alright? So that is point number 1 which I understood from our discussion. And दूसरी चीज ये है कि you need to have that thorough faith on your faculty that he is going to help you out. एक बार बोला है कि हम जैसे अभी रेखा की एक बात आप समझो, उसको ये बर्डन नहीं था कि उसको जब नई नई प्रॉब्लम दी जा रही थी तो कि क्यों दे रहे हो आप नई नई प्रॉब्लम्स. कई बार बच्चा टूट जाता है जब उसका आंसर टैली नहीं होता, सॉल्व नहीं होता. ऐसे कई मर्तबा हुआ कि जब रेखा के कई सारे टॉपिक्स में आंसर टैली नहीं होते थे जैसे एक ऑर्डिनरी इंसान के जैसे, बट उसके बावजूद भी उसे सरप्राइजेस पसंद थी. वो उसको डायरेक्टली लेती थी, कैंसिल करती थी उसके जितने भी प्रॉब्लम्स गलत सॉल्व हुए, और उसके बाद में उनको दुरुस्त कर वापस अच्छे से समझ के कॉन्सेप्ट को पियर्स करती थी. क्या आप हमको ऐसे कुछ एक आध दो एग्जाम्पल बता सकती हो कि जिस सब्जेक्ट में आपके जो बेसिक या कोई दूसरे टॉपिक्स जो वीक थे और जिसको आपने स्ट्रॉन्ग किया जस्ट बिकॉज राज सर बोलते थे कि नहीं भाई इसको तुमको चैलेंजेस लेकर ही सॉल्व करना पड़ेगा. मतलब ऐसा ना हो कि डायरेक्टली आप एग्जाम में जाओ और कोई नया चैलेंज आपके सामने आ जाए. Yes, sir. वी शुड गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सो ऐसे कौन से टॉपिक थे, एरियाज थे जहां पर आप फेल हुई कि सरप्राइज एलिमेंट आया, फिर आपको लगा कि ये नहीं हो रहा है, फिर उसके बावजूद आप निराश नहीं हुए, फिर आपने आगे निकल गए. ऐसी कौन सी चीजें थी? जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में फर्स्ट थिंग ऐसे फॉर्मूला देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने सारे फॉर्मूलाज ये वो. तो तब वो एक डेवलप हुआ हैबिट कि नहीं अच्छे से पढ़ना है. देन राज सर यूज टू गाइड कि नहीं ये रॉन्ग हुआ है, देन यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट व्हाई इट्स गोइंग रॉन्ग. तो वो एक डिज़ायर रहती थी मन में कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं वो आइडेंटिफाई करने की. ये नहीं कि गलत हो गया उसको वाइटनर लगा के रेक्टिफाई कर दिया ताकि हमें भी पता ना चले और सर को भी पता ना चले. यू आर हाइडिंग योर मिस्टेक्स, यू शुड कट इट. जैसे रेड पेन से हाईलाइट करो उसको कि गलती हुई है, रियलाइज़ कराओ खुद को कि नहीं गलती हुई है, उसको वहीं पे लिख के रखो या फिर नया सॉल्व करो. उसको नया से सॉल्व करोगे देन ज़्यादा अच्छा रहता है. सो यू शुड सॉल्व इट न्यू, पूरा अच्छे से कंसेप्चुअली समझ के सॉल्व करो, देन इट हेल्प्स यू अलॉट. सो वैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में मेरे सम्स गलत होते थे, अभी वो फॉर्मूला का लॉजिक रॉन्ग होता था. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में फॉर्मूलाज मिक्स हो जाते थे, फिक्स्ड कॉस्ट का वेरिएबल कॉस्ट का मिक्स हो जाता था. डिफरेंस कभी कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं होता था. तो तब राज सर हेल्प करते थे कि अरे व्हाई दिस फॉर्मूला फॉर फिक्स्ड कॉस्ट इज इन सच अ वे, वेरिएबल कॉस्ट इन सच अ वे, इट हैज़ अ डिफरेंस बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट इज डिफरेंट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज डिफरेंट. सो वो डिफरेंस जब समझ में आता है ना, देन यू डोंट मिक्स अप द थिंग्स. सो मिस्टेक्स कर रहे हो, डू मिस्टेक्स बिकॉज मिस्टेक इज द प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग, बट thing that you are learning from your mistake is that you will be successful. So learning from your mistake is very good and सीखना ही चाहिए अपने मिस्टेक से. Yes. थैंक यू रेखा. तो बट रेखा अभी क्या हो गया, आपका रैंक 1 आपका है, ओके, एंड यू स्कोर्ड 92 आउट ऑफ 100 इन क्वेश्चन फिल्म. Yes, sir. तो थोड़ा सा बहुत बच्चे मुझे कॉल भी आए, सर कांग्रेचुलेशन आपके लिए, मतलब एक प्राउड फीलिंग हमें होता है. उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था सर थोड़ा सा कॉस्टिंग में सर हमें डाउट है. मैं मतलब क्या, तो बच्चों होते थे सर हम लोग भी सर अभी प्रैक्टिस में मॉडल में पढ़ाई करना स्टार्ट किया है, ओके सर. बट ऐसा होता है ना सर, हमने जब क्लासेस में जिस वे से हमने किया था, इट में हैपन दैट कि सर थोड़ा सा प्रैक्टिस में मॉडल में से थोड़ा सा सॉल्यूशन अलग वे में किया, अलग वे में सॉल्यूशन किया है सर. थोड़ा सा कुछ बार क्या होता है कि हमें एक टेंशन आता है देख के, से पैनिक होता है. तो उसे कैसे करना चाहिए, मतलब लेकिन आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसिडेंस आया कि मतलब आपने जब कभी सपोज कोई अपने, मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि मतलब कोई सॉल्यूशन गलत होता है लेकिन एक करने का तरीका अलग होता है. Yes, method. कभी आपके लिए ऐसे इंसिडेंस जिसमें कॉस्टिंग पढ़ाता हूँ, मैं कॉस्टिंग इसमें पता पूछना चाहूंगा, ऐसा कोई टॉपिक में आया कि इंसिडेंस की जब आपने मतलब कोई अलग बुक खोला, कुछ अलग वे से करके दिया था, फिर उसमें कुछ टेंशन आया और फिर उसमें आपने क्या सॉल्यूशन निकाला? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मॉड्यूल में उनकी थोड़ी मेथडोलॉजी वैरी करती है. वो कुछ
कंसेप्ट वही है, लॉजिक वही है, लेकिन करने का, प्रेजेंट करने का तरीका वैरी करता है. सो तब हम क्या करते हैं, हम जो कर रहे हैं वो साइड में, मॉड्यूल क्या कर रही है वो एनालाइज करो, उसको ऑडिट करो मॉड्यूल ने सही किया या गलत किया. अरे यू शुड डू योर बेस्ट ना. जो कंसेप्ट सीखा है उस कंसेप्ट से लॉजिकली सॉल्व करो, फिर आंसर करेक्ट आ रहा है देन इनफ ना, यू आर डूइंग राइट, तो आंसर टैली होना ही है. और अगर रॉन्ग आ रहा है तो ये मत क्रॉस चेक करो, प्रेजेंटेशन आपका अलग है, आपको समझ रहा है, मॉड्यूल का अलग है, आपको समझ रहा है, देन रेक्टिफाई इट विथ योर प्रोफेसर. उनको बोलो कि सर मैंने मेथड से सॉल्व किया, नहीं आ रहा है, दे कैन रेक्टिफाई इट. आप क्या कर जाओगे, अलग अलग, नहीं इन्होंने ऐसे प्रेजेंट किया, मैं ऐसे करके देखता हूँ, ऐसे करके देखता हूँ. आप ऑडिट करने बैठ जाते हो ना, देन वो दूसरे की मॉड्यूल की गलतियाँ मत निकालो. वो जो कर रहे हैं इट्स एब्सोल्युटली राइट, सही है उनका, बट प्रेजेंटेशन वैरी करता है. आपने अलग वे से सीखा होगा किसी चीज़ को करना, तो वैरी करता है. हर किसी के स्किल से डिफर करते हैं. सो जैसे पढ़ा है लॉजिकली वैसे लॉजिक लगा के सॉल्व करोगे सर, तो आंसर टैली होता है सर. सो प्रेजेंटेशन में मत जाओ, कंसेप्ट पे जाओ, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. बहुत बढ़िया रेखा. अभी आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने आनंद से सीपीटी में गाइडेंस लिया था. यस सर. एंड आउट ऑफ द गाइडेंस यू स्कोर 59 आउट ऑफ 16 अकाउंट्स. मुझे कैन इमेजिन 59 आउट ऑफ 16. बस एक मार्क कहाँ पे गया वो बाद में बता सकते हैं आप हमें? मतलब बहुत बढ़िया स्कोर आपका. उसके बाद आपने सर से आईपीसी ग्रुप पर रखना पड़ा. यस सर. यू स्कोर 86 आउट ऑफ 100. यस सर. उसके बाद अपने सर से एडवांस अकाउंट पढ़ा. यू स्कोर 90 आउट ऑफ 100. मतलब कितना बोले अकाउंट का बादशाह सर. 59 86 90. मतलब बहुत बढ़िया. और एक आपने मतलब मैंने कहा अकाउंट का जर्नी इतना बढ़िया आपका जर्नी रहा. तो मैं थोड़ा सा मुझे पूछना चाहूँगा, 2-3 पार्ट पूछना चाहूँगा. तो सबसे पहले मुझे बताइए कि सीपीटी में सर ने जो गाइडेंस दिया था, यस सर, क्या उसका कुछ आईपीसी में कुछ बेनिफिट हुआ? मतलब लोग बोलते हैं यार सीपीटी अलग है यार आईपीसी अलग है, क्या सीपीटी कंसेप्ट का कुछ आईपीसी में यूज होता है? यस सर, बहुत यूज़ होता है. जो आप सीपीटी में कंपनी अकाउंट्स पढ़ते हो, प्रेफरेंस शेयर्स, उनका रिडम्पशन एंड ऑल दैट, तो आईपीसीसी में भी आता ही है. और यहाँ पे प्रोफेसर्स दे आर राइट एट देयर प्लेस ना. अभी आईपीसीसी पढ़ रहे हो तो दे कैन एज्यूम कि आपका सीपीटी में हो चुका है. तो अगर आपने वो सीपीटी में ऑप्शन में छोड़ा है देन इट्स नॉट देयर फॉल्ट ना, इट्स योर फॉल्ट. आप अपने पॉइंट पे वीक हो रहे हो. तो सीपीटी अच्छे से करोगे देन कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं, क्योंकि आईपीसीसी में कोई नया कंसेप्ट नहीं, उसी कंसेप्ट को एक्सपांड कर रहे. बेस ही प्रॉपर नहीं है, देन हाउ यू कैन थिंक ऑफ बिल्डिंग द नेक्स्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग ना. सो आईपीसीसी वो सीपीटी में बेस स्ट्रॉन्ग बनाओ. और जैसे सर ने सिखाया था वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अभी भी याद है, इट वाज रियली ऑसम. वो प्रेजेंट करना, हाउ यू शुड प्रेजेंट इट, देन इट्स रियली ऑसम. उससे बहुत इजी हो जाता है, यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बेटर कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, देन सो इट हेल्प्स अ लॉट. सो मुझे बहुत हेल्पफुल रहा सर सीपीटी का अकाउंट्स, और आईपीसीसी में उसका बहुत हेल्प रहा सर. मतलब आनंद सर ने जो सीपीटी में जो बीज बोया था, यस सर, उसके फल आपको आईपीसी मिले आपको. यस सर. बहुत बढ़िया. बेटा मुझे और एक बताओ कि सीपीटी में आपको क्या लगता है, मतलब ना एक सीपीटी का जो बच्चा पढ़ रहा है उनको भी बोलना चाहूँगा, उनके लिए भी आपको सीपीटी में अकाउंट में, जैसे आनंद से अकाउंट पढ़ाता हूँ, मैं बेटा मैथ्स पढ़ाता हूँ सीपीटी में, आपको अकाउंट और मैथ्स में ऐसे कोई टॉपिक लगते हैं कि आपको जो बच्चों को सीपीटी में बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए? हाँ. ओके. और जो उसको आईपीसी में हेल्प कर सकते हैं. ओके. ओके. टॉपिक है बेटा? ऐसे तो पूरा सीपीटी उन्होंने डिज़ाइन किया तो कुछ तो एम लेके डिज़ाइन किया ही होगा. ऐसे ही हैपहज़ार्डली कोई टॉपिक उठा के डाला नहीं. तो मैं तो बोलूँगी डू योर एंटायर सीपीटी नाइसली, तभी आपका आईपीसीसी का वो बेस सीपीटी में हो गया है ना, तो रेडीमेड आप उसको सिर्फ डेवलप करोगे आईपीसीसी में, कंसेप्ट को एनहांस करोगे, आपके नॉलेज को वाइड कर रहे हो आईपीसीसी में. तो सीपीटी पूरा आपको अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि हर टॉपिक आईपीसीसी में कहीं ना कहीं जाके कोरिलेट हो ही जाता है. पूरा टॉपिक वैसे का वैसा नहीं आया ना, फिर भी वो कंसेप्ट कहीं ना कहीं तो आपको यूज़फुल रहेगा ही. तो कभी कभी तो एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाएगा ना डायरेक्ट, तो आपको सीपीटी में अच्छे से नहीं किया देन हाउ यू कैन एक्सपेक्ट ना दैट अभी आईपीसी में एकदम से आ जाएगा. तो आपको फिर से नए से एफर्ट लेने पड़ते हैं आईपीसी में. जो सीपीटी में हुआ वो पहले करो, फिर एडवांस करो. इससे अच्छा डू योर एंटायर सीपीटी वेल, तब आपको आईपीसी में बहुत हेल्प रहता है सर. मतलब सीपीटी का बेस परफेक्ट होना बहुत जरूरी है. यस सर, बहुत जरूरी. मतलब बिना बहुत. सीपीटी बेस के आप आईपीसी में वहाँ पे कोप अप नहीं कर सकते. ओके. बेटा मुझे और एक सवाल है कि आपने सीपीटी आपको अच्छा स्कोर किया, आईपीसी स्कोर किया, मतलब आपने वो बैलेंस पढ़ा, मतलब उसमें आनंद का योगदान क्या, मतलब आनंद के टीचिंग का उसमें योगदान क्या था, और मतलब ऐसा क्या आपको अलग लगा, ऐसा अलग लगा मतलब जिससे आपने इतना अच्छा स्कोर किया 86 90, मतलब
बहुत ही काबिल तारीफ है, स्पेशली जो एडवांस अकाउंट बोलते हैं, जो अकाउंट को भी जो एडवांस पढ़े उससे आपने 90 मार्क्स स्कोर किया, क्या अलग था? मेनली मुझे आनंद सर का वो बहुत फैक्टर अच्छा लगा दैट वो सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि व्हाट यू शुड डू, ही विल टेल व्हाई यू शुड डू इट. कोई एंट्री, कोई अकाउंट डेबिट कर रहे हो, कोई अकाउंट क्रेडिट कर रहे हो, ओके ये तो हम पढ़ के भी समझ जाएंगे ना, ये डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, लेकिन व्हाई टू डेबिट इट, वाई टू क्रेडिट इट, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट. सो वो हर चीज़ को रिलेट करना, जैसे सिर्फ अकाउंट्स लिख रहे हो ना, देन हाउ यू शुड अप्लाई AS देयर, कि को रिलेट कैसे हो रहे, वाई आर डूइंग दैट एंट्री बिकॉज ऑफ दैट AS का क्या रोल रह रहा है उसमें. तो वो सारी चीज़ें पूरा अकाउंट्स को रिलेट करना मुझे बहुत अच्छा लगा सर का, दैट ही यूज टू को रिलेट एवरीथिंग. कभी ऐसा नहीं लगा कि AS अलग सा पार्ट है और बाकी का जो प्रैक्टिकल अकाउंट है वो अलग पार्ट है, ऐसा कभी नहीं फील हुआ. हर टाइम फील हुआ कि नहीं AS को रिलेट हो रहे, हम सच में अकाउंटिंग करते वक्त AS यूज़ कर रहे हैं. तो वो एक पार्ट बहुत अच्छा लगा. हर सम जब हम नेक्स्ट सम करते थे, सर यूज टू से कि पहले में सपोज गुडविल का हुआ तो पहले में गुडविल की ये ट्रीटमेंट क्यों की, नेक्स्ट में ये ट्रीटमेंट क्यों की, क्या डिफरेंस क्या था क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन को रीड कराएंगे, उस अंडरलाइन कराएंगे सेंटेंस को, सी दिस वर्ड मैटर्स, इस वर्ड की वजह से ये एडजस्टमेंट चेंज हो गई. सो वो थिंग मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि आप वो पॉइंट आउट करके देते थे कि क्या डिफरेंस है क्वेश्चन में. नहीं तो हम ऐसे फेल हो, मतलब हमें लगता है दैट कभी ये कर रहे कभी वो कर रहे और वी आर विद नथिंग. इस सो आनंद सर यूज टू राइट वहीं पे पॉइंट आउट करके दे देते थे कि पिछले में ये किया था, अभी ये किया, एंड वाई वी आर डूइंग दिस डिफरेंस. वो बहुत मैटर करता है. और मेन थिंग वो आनंद सर जो स्पीड भी डेवलप करवाते हैं क्लास में, ऐसा नहीं कि सम लिख दिया एंड डायरेक्टली कॉपी कॉपी कॉपी, ऐसा नहीं कराते थे कभी सर. तो वो सर डेवलप कराते थे स्पीड, दैट एनालाइज कि कितने में सॉल्व कर रहे हैं आप आपका सम हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि पार्टनरशिप का सम कभी कभी लेंदी हो जाता है सर. तो 16 मार्क्स का हुआ तो अराउंड हाफ एन आवर में सॉल्व हो जाना चाहिए. नॉर्मली टेंडेंसी हम 45 मिनट्स लगा ही देते हैं. तो वो एक स्पीड भी डेवलप होना चाहिए. तो सर ने वो बताया कि दैट यू शुड हैव अ गुड ग्रास्प ओवर योर सब्जेक्ट, वो स्पीड अच्छी से होनी चाहिए. क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो पेंसिल लेके मार्क डाउन करो, वो इम्पोर्टेंट है, क्या नया है क्वेश्चन में, वो अंडरलाइन करना, वो बहुत हेल्पफुल होता था, क्योंकि वो हाईलाइट हो गया ना क्वेश्चन में कि ये डिफरेंट हो गया, वो डिफरेंट हो गया, वो बहुत हेल्प करता था. देन वो जो सर का प्रेजेंटेशन का स्टाइल था, दैट हाउ यू शुड प्रेजेंट योर आंसर, कैसे भी कुछ लिख रहे हो देन हाउ यू शुड प्रेजेंट इट. सो वो बहुत हेल्पफुल रहता है अकाउंट्स में, बिकॉज क्लीन एंड टाइडी दिखना चाहिए, डेकोरेटेड नहीं दिखना चाहिए आपका पेपर, क्लीन एंड टाइडी दिखना चाहिए. तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है सर अकाउंट में. सो मुझे वही बहुत हेल्पफुल हुई कि वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो अकाउंट्स में आई ना, कि हाउ द फिगर्स आर फ्लोइंग, एक एंट्री कैसे पास हो रही है, वाई वी आर डूइंग इट, वो बहुत हेल्पफुल रहा सर. सो इट वॉज वेरी हेल्पफुल सर. थैंक यू. बच्चों आपने चीज नोटिस आपने की होगी इसमें कि रेखा ने चीज गौर की, बताइए दोस्तों, बताइए रेखा ने कि जब आईपीसीसी अकाउंट की पढ़ाई कर रहे हो, ग्रुप 1 अकाउंट और ग्रुप 2 दोनों के लिए बोलना चाहूंगा कि आपको अकाउंट के कोर टॉपिक के अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे से. यस. और आई थिंक आनंद से डूइंग रियली वेरी गुड जॉब. तो जहां तक मुझे लगता है ना, जितना मैंने बच्चों से मैंने सुना है, बच्चे कहते हैं सर सीए फाइनल का जो पेपर FR, वो बेसिकली से हमें अकाउंटिंग शायद हमें अच्छे से यूज करना है, तो दे फोकस मोर एट द टाइम ऑफ सीए फाइनल. पर बच्चे कहना है कि आईपीसीसी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इतना फोकस नहीं करते, दे पुट इट फॉर ऑप्शन. तो बच्चों प्लीज डोंट पुट इट फॉर ऑप्शन, मतलब अकाउंट उतना ही आपका बेस परफेक्ट होना बहुत ही जरूरी. यस सर. दूसरा ट्रिक आपने जो बोला ना, आनंद सर आपके लिए क्लास में इतने सारे क्वेश्चन करते थे, यस सर. स्पीड मतलब सर, हाँ. आनंद सर ने इतनी प्रैक्टिस की थी बहुत, कि अकाउंट का स्पीड अपने डेवलप हो गया था. यस सर. बट मेरे जेन्युइन सवाल है बाकी बच्चों के बिहाफ पे, आईपीसी का फर्स्ट पेपर अकाउंट का होता है. यस सर. राइट. यस सर. और फर्स्ट पेपर मतलब ट्रिमेंडस टेंशन होता है, मतलब आप सोच सकते हो, मतलब पहला पेपर होता है आईपीसी का, इतना टेंशन होता है, आदत नहीं होती, स्पेशली जब आप 9 मंथ्स सिर्फ आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक थ्योरी पार्ट लिख रहे हो, आपको 3 घंटा बैठने की भी आदत नहीं होती. यस सर. और बहुत सारे बच्चों से मुझसे सुना है कि सर फर्स्ट पेपर में सर में टाइम मैनेज नहीं होता है, सर में आता सब कुछ था, सिर्फ सर 70 का अटेम्प्ट किया, 80 का अटेम्प्ट किया, फिर टेंशन आता है. तो फर्स्ट पेपर में अगर आपका अटेम्प्ट कम हो गया आते हुए भी, तो जो फ्रस्ट्रेशन होता है दैट अफेक्ट द अदर पेपर. मतलब आपके साथ कुछ ऐसा हुआ क्या कि आपका अकाउंट में आपका अटेम्प्ट कम हुआ था, या फिर मतलब वो अटेम्प्ट मतलब बढ़ाने में कुछ किया क्या, कुछ आपने टेस्ट लिए थे, आपने कुछ किया था, आपने मॉक टेस्ट वगैरह? यस, मैंने एक टेस्ट इन टाइम करके एक मतलब एक है, सो वो टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं. तो देन मैंने वो अटेम्प्ट किए थे. आनंद सर ने मुझे बोला था दैट यू शुड
ऑप्ट फॉर इट. सो मैंने अटेम्प्ट किया था और बहुत हेल्पफुल रहता है क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कर लेते हो वहाँ पे और रिजल्ट एग्जाम में दिखने चाहिए. एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो रिजल्ट में ही दिखेंगे. तो वैसा नहीं करना है, एक्सपेरिमेंट अभी करना है, अभी एनालाइज करोगे. जब आप टेस्ट सॉल्व करोगे ना तब आपको रियलाइज़ होगा ओके टाइम में कंप्लीट नहीं हो रहा है या फिर टाइम में कंप्लीट हो गया, बहुत शैबी हो गया पेपर, वैसा हो रहा है. यू कैन एनालाइज और आपको वो पेपर जब चेक होके मिलते हैं देन आप खुद ऑडिट करोगे ना तो अपनी गलतियाँ कोई नहीं निकालता ना, वो वैसा हो जाता है. तो जब आपको चेक करके मिलते हैं ना पेपर्स तो समवन एल्स इज फाइंडिंग आउट योर मिस्टेक्स, तो आपको सच में रियलाइज़ होता है ओके आई एम गोइंग रॉन्ग एट दिस पॉइंट. सो आप वो टाइम मैनेजमेंट सीखते हो और फ्रस्ट्रेशन जो भी आता है ना वो आप उस फेज से जा चुके हो क्योंकि आपने सॉल्व किया है पहले, तो आपको वो फ्रस्ट्रेशन वो प्रेशर आप हैंडल एक बार कर चुके हो ना. तो एग्ज़ाम में भी आया ना पैनिक सिचुएशन तो यू नो हाउ टू हैंडल इट, यू नो हाउ टू टैकल इट. तो आप बन चुके हो वैसा प्रोडक्ट कि आप वहाँ पे प्रेजेंट कर सको एग्जामिनेशन में. सो एक बार उस फेज से जाना ज़रूरी है, एक बार आपको टेस्ट देना ही ज़रूरी है, आपको पेपर का फॉर्मेट समझना ज़रूरी है. मोस्टली कॉस्टिंग एफएम में कैसा हो जाता है ना, कॉस्टिंग अलग प्रोफेसर से पढ़ते हैं, एफएम अलग प्रोफेसर से पढ़ते हैं, कॉस्टिंग सब्जेक्ट ही अलग पढ़ा है, एफएम सब्जेक्ट ही अलग पढ़ा है. तो हम भूल ही जाते हैं कि एग्ज़ाम में अरे वो दोनों एक साथ आने वाले हैं. और वो भी नहीं कि सेक्शन 1 मतलब सेक्शन ए कॉस्टिंग है सेक्शन बी एफएम है, ऐसा भी नहीं. दोनों को रिलेट, एक क्वेश्चन कॉस्टिंग एफएम ऐसा हो जाता है. तो हम वो को रिलेट करना भूल जाते हैं ना, कि वो ऐसा कभी सोचा ही नहीं, प्लान ही नहीं बना कि एक दिन में कॉस्टिंग एफएम कैसे रिवाइज करेंगे. तो वो टेस्ट बहुत हेल्पफुल होती है क्योंकि यू अंडरस्टैंड एट दैट पॉइंट कि एक अटेम्प्ट कैसे करना है. कॉस्टिंग आया तो हाउ यू शुड थिंक, एफएम आया कैसे थिंक करना है, उसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है, प्लान कैसे करना है, हाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि ओके ये करके जाऊंगी देन आई विल बी एबल टू प्रेजेंट इट. सो वो बहुत हेल्पफुल रहती है टेस्ट. सो आई श्योरली रिकमेंड दैट यू शुड गो थ्रू टेस्ट और टेस्ट आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी. रेखा, बुरा मत मानो बट एक क्वेश्चन मुझे पूछना यहाँ पे जायज़ लग रहा है यार. जितना मैंने आपको पढ़ा है और जितना मैंने आपको देखा है, आई एम श्योर कि भले ही राज सर के एंगल से 86 इज़ अ वेरी ग्रेट मार्क्स, बट जितना आपका ग्रुप 1 अकाउंट स्ट्रॉन्ग था उस बेसिस पर मुझे ऐसा लगता है कि 86 कम आए थोड़े. यस कम आए. और क्या कारण रहा होगा उसका? मैं पेपर में पैनिक हो गई थी वहाँ पे. मीन्स वो फर्स्ट पेपर था ना, वो फर्स्ट पेपर का स्ट्रेस कि पहले तो अकाउंट्स, ऐसा नहीं कि अकाउंट्स आता नहीं, पेपर में क्वेश्चन कुछ अलग आ गया, जो नहीं आता था वैसा आ गया, वैसा भी नहीं था. लेकिन वो एक प्रेशर कि सीए की एग्ज़ाम दे रहे हो आप, ICAI चेक करेगा, 2% पास करता है, हमें पास करेगा कि नहीं करेगा, वो हो जाता है. वो प्रेशर में जब आप आ जाओगे ना देन यू लूज़ योर सेल्फ. आप अपने खुद की इंडिविजुअलिटी खो देते हो. आता है सब कुछ, यू नो एवरीथिंग, लेकिन वो प्रेशर में ना यू बिकम वेरी ब्लैंक. सो वैसा हो गया था सर मेरे साथ, आई बिकेम ब्लैंक. लेकिन मैंने पहले उस फेज से जा चुकी थी क्योंकि मैंने पहले भी अटेम्प्ट किए थे टेस्ट सीरीज और टेस्ट, तो मुझे पता था कि पैनिक होती हूँ देन हाउ आई शुड हैंडल इट. सो मुझे पता था. देन व्हाट आई डिड वाज व्हेन आई बिकेम पैनिक, 2 मिनट पेन नीचे रखा, 2 डीप ब्रीथ्स ली, रिलैक्स, पेपर बाकी है, टाइम बाकी है एंड आई कैन डू इट. वो खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करो दैट आई विल डू इट. और नेक्स्ट थिंग, कोई भी चेक करे पेपर, आई विल डू माई बेस्ट एंड इफ़ आई एम डूइंग माई बेस्ट नो वन कैन फेल मी. तो वो एटीट्यूड डेवलप करना, सो वो बहुत हेल्पफुल रहता है सर. सो उस पैनिक में आई नो सर आई फेल्ड योर एक्सपेक्टेशंस. बट जो मैसेज मुझे बच्चों को देना है, बेटा देखो आपकी जो पढ़ाई होती है ना, Yes, वो sir. आप इतनी पढ़ाई करते हो और अगर उस 3 घंटों में अगर आप पैनिक हो गए यस तो शायद आपको 6 महीने लग जाए. अब रेखा काफी अच्छे से प्रिपेयर्ड थी, उसने टेस्ट सीरीज दिए थे, हमने टेस्ट सीरीज कंडक्ट की थी, हमको पहले ही उसके वीकनेस काफी सारे पता चल गए थे कि कहाँ पे वो मिस्टेक कर रही है, उसकी वजह से उसको दुरुस्त कर पाएंगे सही समय पर. बट कुछ गलतियां जो अकाउंट्स में आपने नहीं करनी चाहिए उसके बारे में बता दूं. एक, रेखा का एक भी पेपर ऐसा नहीं था जो 100 मार्क्स का उसने अटेम्प्ट नहीं किया. क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सारे पेपर 100 मार्क्स के लिए. Yes, sir. अगर आप लिख के ही कमाओगे तो आप पास कैसे हो? Right. रूल नंबर 1, 100% लिख के आना. रूल नंबर 2 कि आपको एक्सपेक्टेशंस के नीचे दबना नहीं है, उससे पैनिक क्रिएट होता है. यू Yes. शुड राइज अबाउट द एक्सपेक्टेशंस एंड यू शुड राइट द पेपर इन दोस 3 आवर्स so properly that you will be able to do it. देखा आपने कुछ प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान दिया अकाउंट्स के, मतलब नैरेशंस लिखी. कई सारे बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैं क्विकली रैपिड फास्ट राउंड आपको पूछता हूँ, क्या आपने नैरेशन लिखी? यस सर. क्या आपने बैलेंस शीट की टोटल्स लिखी? यस सर. क्या आपने सेक्शन नंबर लिखे? यस सर. क्या आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक दिन में पढ़े? नहीं नहीं
एक दिन बच्चे में। एक दिन में पढ़ के चले जाते हैं, नहीं। सुपरमैन लोग रहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक दिन में खत्म। नहीं नहीं, एक दिन में नहीं पढ़े सर। मैंने ऑलमोस्ट जब फर्स्ट टाइम क्लास में तो हुए थे और घर पे भी पढ़ती थी, लेकिन वो 3 मंथ्स के स्टडी लीव में मैंने 4 दिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि वो इम्पोर्टेंट, और सर ने भी रियलाइज़ करा के दिया था, क्योंकि अकाउंट्स में 20 मार्क्स, एडवांस अकाउंट्स में 20 मार्क्स, ऑडिट में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ ही जाते, दे विल आस्क यू ट्रिकी क्वेश्चंस ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 20 मार्क्स, तो ऑलमोस्ट 60 मार्क्स मीन्स इट्स एन सब्जेक्ट ऑफ एग्जाम्शन फॉर यू ना। सो मैंने उसको फोकस किया था कि नहीं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि दैट आई विल स्किप ओवर इट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैंने 4 days स्पेयर किए थे सर, दैट आई हैव टू फोकस ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। When she is saying 4 days, and let me tell you, she spared complete 4 days. This, yes. So focus very in 3 months, right? In PL, she focused on 4 days on accounting standards in her first reading. So I'm requesting everyone who is watching this video that focus properly on accounting standard, because that is what is going to make you the thorough professionals. Yes. रियल लाइफ में यही क्वेश्चंस होते हैं, रियल लाइफ में इसी को टैकल करना होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अच्छे से फोकस करो, अच्छे से पढ़ाई करो उसकी, और उसका एप्लीकेशन समझने की कोशिश करना। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल अबाउट अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स। नाउ ओवर टू यू राजावटे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मतलब क्वेश्चन पूछने से पहले मैं थोड़ा सा रेखा का जो पढ़ाई, रेखा जो स्कोर है उसमें मुझे लगता है ना सर, जितना कंट्रीब्यूशन हमारा है उतना कंट्रीब्यूशन आई थिंक सो टेस्टिंग टाइम का भी है। यस सर, यस सर। लिए थे ओके, और आई थिंक सो जो बच्चे अभी यहाँ पे सोच रहे सर, मतलब हमारे सिटी में सर क्या होता है कि पुणे में तो सर टेस्ट अवेलेबल है, बट जो अदर सिटी जहाँ पे टेस्ट अवेलेबल नहीं होते, ओके, तो आई थिंक सो मतलब सर उनके लिए मतलब कुछ, मतलब हम लोग कुछ पोस्टल टेस्ट वगैरह टेंडर कर सकते हैं सर, कुछ है अवेलेबल, बता सकते सर उसके बारे में? बच्चों मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि देखो, ये जब ये एजेंडा जब चल रहा था तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं किसी चीज के प्रमोशन के बारे में बात नहीं करने वाला, और ना ही मैं करूंगा बात, बट आपको एक बात तय शब्दों में बता दूं कि जब रेखा ने पेपर लिखे थे, ये मैंने खुद ने मॉनिटर किया था, उसके सॉफ्ट कॉपी पेपर के मैंने भी लिखी थी, तो रेखा से गलतियां हुई थी जब वो पेपर लिख रही थी। We have got those copies with us. We can share it if in case it is required. But the whole point was, you should write test. If at all you want to go and perform in such a big exams, you should write your test properly, and that too before exams. Like Rekha, आप जरा थोड़ा सा बताएंगे कि आप पेपर कैसे लिखती थी, मतलब how did you study and then gave the paper? जो अपन ने एक जो अप्रोच बनाई थी, वो कौन सी अप्रोच थी? सो पहले 3 months का जो पीरियड रहता है, सो मैंने पहला 1.5 month कंप्लीट स्टडी पे फोकस किया कि हर सब्जेक्ट को इन डिटेल स्टडी करना है, पूरा स्टडी। उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि दैट रिवाइज कर लिया, एक कंसेप्ट आता है तो सपोज मुझे ऐसा है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आई एम वेरी गुड, तो ठीक है जाने दो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ऐसा नहीं, हर सब्जेक्ट आता है नहीं आता है, एवरीथिंग इन डिटेल। सो पहला 1.5 month कंप्लीट उसके लिए दिया था। और जब नेक्स्ट टाइम जब मेरी सेकेंड रिवीजन स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम मैंने टेस्ट पेपर्स को इंक्लूड किया। व्हाट आई यूज टू डू कि मैं सपोज आज बैठी हूँ, देन आई यूज टू रिवाइज एंटायर अकाउंट्स इन 1.5 day, फिर उसके बाद टेस्ट अपीयर होती थी, 3 घंटे में टेस्ट देती थी, एंड उसके बाद देखती थी पेपर कि कैसा लिखा है। अभी अगर मुझे ही पसंद नहीं आया मेरा पेपर, हाउ वुड द एग्जामिनर लाइक इट ना? यस सर। तो मैं देखती थी कि मुझे कैसा लग रहा है, ऐसा सोचती थी कि आई एम एन एग्जामिनर और मैं पेपर चेक कर रही हूँ, हाउ इट्स गोइंग, अच्छा दिख रहा है क्या, प्रेजेंट इज इट प्रेजेंटेड वेल, दैन फॉर्मेट कैसे है, टोटल बैलेंस शीट की मैटर करती है या नहीं करती है, सपोज कहीं स्किप कर दिया, देन हाउ इट लुक्स, कुछ इनकम्प्लीट फील हो रहा है क्या, ऊपर बैलेंस शीट का अच्छे से हेडिंग नहीं डाला, बैलेंस शीट एज ऑन डेट दैट, तो मिसिंग फील हो रहा है क्या, हाँ फील होता है ना, दैट हेडिंग ही नहीं डाला, देन हाउ यू वुड अंडरस्टैंड क्या लिखा क्या है, बैलेंस शीट है तो कुछ दिखना तो चाहिए ना बैलेंस शीट जैसा। तो वैसे करती थी, तो मैं स्पेयर करती थी 1 घंटा दैट एनालाइज कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। यस, कौन सा एक पेपर तुमने गलत किया था टेस्ट सीरीज के? मतलब ऐसा बच्चे का सोचते कि भाई ये रेखा सुधार है, ये तो क्या ये शुरुआत से ही एक्सपर्ट है, ऐसा नहीं। तो जो सच्ची बात बताओ, कौन सा एक पेपर था कि जिसका आपको टेस्ट सीरीज की वजह से पता चला कि यस यहाँ पर मैं गलती हुई? ITSM मेरा बहुत ही वीक गया था टेस्टिंग टाइम, मतलब सीरीज़ में, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस पर मुझे हार्ड वर्क करना है, बहुत शाबी हो रहा है, अच्छे से प्रेजेंट नहीं हो रहा है, जो सोचा है मन में वो प्रेजेंट ही नहीं हो रहा है पेपर पे, वो मतलब एग्जामिनर को दिख ही नहीं रहा है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वो ऐसा होता था। तो तब मुझे मिस्टेक्स रियलाइज़ हुई सर कॉस्टिंग FM में, सॉरी ITSM में, राइट। अच्छा रेखा, एक बात बताओ, 3 महीने में तो हमेशा कहता हूँ कि एक अपने आप में सबसे बड़ी चैलेंज है। जब कभी आप पढ़ाई करते रहते हो तो
उस समय तो क्लासेस के वक्त Yes. तो प्रोफेसर लोग रहते हैं, थोड़ी सी हंसी मजाक मस्ती सब चलते रहता है ना Yes. क्लास में। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि 3 महीने का जो संघर्ष है वो बहुत ही जबरदस्त है। बहुत। उस संघर्ष में मुझे तो नहीं लगता, तुमको तो हर एक कंसेप्ट ऐसा डाला समझा तुम्हें फ्रस्ट्रेशन थोड़ी ना आया होगा। नहीं सर, हर पर्सन को फ्रस्ट्रेशन आता ही है। कभी कभी होता है ना दैट सुबह उठे 5 बजे तो वो टीवी में दिखाते हैं ना ऐसे 2, एक वाइट है एक ब्लैक है, कि एक बोल रहा है नहीं तो ऐसा होता है, सच में ऐसा होता है। आपको 2 पर्सनालिटीज़ फील हो रही है। एक बार तो सुबह उठोगे नहीं मैं सीए कर रहा हूँ, मुझे जल्दी उठना है, अच्छे से पढ़ना है, और एक टाइम में वो ब्लैक कि दिन पड़ा है ना पूरा, सुबह उठने की क्या ज़रूरत है, सब सो रहे हैं, तू भी थोड़ा 5 मिनट और 10 मिनट और, वो होता है। तो फिर तब ऐसा फ्रस्ट्रेशन आता है सर कि इतना पढ़ रही हूँ, किसी का तो एक बार भी पढ़ के नहीं, और मैं रिवाइज कर रही हूँ, मेरा हो चुका है ना, अभी इतना क्या करने की। तो वो फील आता है कभी कभी। तो देन मुझे हाउ आई यूज्ड टू डू कि मुझे हैबिट थी पहले से दैट मैं खुद से बात करती थी कि लाइक गॉड इज सीइंग मी फ्रॉम अप, और वो हर एक मिनट काउंट कर रहा है मेरा। आज मैं हार्डवर्क दूंगी ना, वो कल रिजल्ट देंगे मुझे। तो मैं ऐसे बोलती थी कि देख लो भगवान, मैं मेहनत कर रही हूँ, 5 बजे उठ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मुझे रिजल्ट चाहिए। और मैं फोकस से पढ़ती थी, क्योंकि अभी मैंने छोड़ दिया, मैं वो सोच ही नहीं रही हूँ कि क्यों पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, बोल दिया भगवान कि मैं पढ़ रही हूँ और मुझे रिजल्ट चाहिए। तो एक होता है ना, यू शुड हैव दैट कि ऐसा ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाओ कि क्यों पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे, नहीं आ रहा है फिर भी पढ़ रहे, ये सब ऐसा सोचो मत, क्योंकि सीए में आए हो ना, देन यू हैव टू गो थ्रू दैट स्ट्रगल। इट इज़ सेड दैट अ शिप इज़ ऑलवेज सेफ इन इट्स पोर्ट और अ हार्बर, इट इज़ ऑलवेज सेफ, बट दैट्स नॉट द प्लेस वेयर द शिप इज़ बिल्ड टू बी देयर। सो आपका नॉलेज आपके कंफर्ट जोन के लिए नहीं बना है, आपका नॉलेज इस चीज़ के लिए बना है दैट यू मतलब हर चीज़ को एक्सप्लोर करो। टफ जा रहा है फिर भी आपको हेल्पफुल रहेगा ना वो, देन यू हैव टू गो थ्रू इट। टफ फेज से जाएंगे हम, लेकिन ऐसे बोलते हैं ना दैट द विंड्स, आई कैन कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द विंड, आई कैन चेंज माई सेल सो दैट आई कैन फ्लो विद द विंड। सो आपको टफ जा रहा है ना, तो आपकी स्टडी मेथोडोलॉजी चेंज करो, थोड़े कंसेप्ट्स क्लियर करो, क्यों वीक जा रहा है एनालाइज करो, ताकि आप उसके फ्लो में अच्छे से गो थ्रू कर पाओ। टफ जा रहा है इसलिए छोड़ दिया, ये कोई लॉजिक नहीं बनता सर। तो समराइज करने के लिए फ्रस्ट्रेशन आया था? यस आया था सर, आया था सर। ऑलराइट, सो बच्चों, इस इंटरव्यू का एक मकसद जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो मैंने मेरे दिमाग में रखा था कि देखो, मैं ये समझता हूँ बहुत क्लियरली, मैं कभी मेरिट में नहीं रहा, मेरे सीए करिकुलम में राज भाई भी नहीं रहे, तो से यस। So even Raj bhai was also not in the merit. The whole point which I wanted to tell you was, किसी भी मिलिट्री में हर एक आदमी कमांडर का रोल नहीं होता है, कुछ लोग सिपाही भी होते हैं। तो मैं ये आपसे अपेक्षा नहीं रख रहा कि आप हर व्यक्ति मेरिट में आ जाए, बट कुछ चीजें जो समझने लायक थी, जो मैं आपके लिए समराइज करूं यदि। पहली चीज, 3 वजह से बच्चा फेल होता है। रीजन नंबर 1, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप आपके प्रोफेसर पर भरोसा रखिए, प्रोफेसर से बात कीजिए, उनसे फ्रेंडली रहिए, उससे आपसे कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कीजिए, और किसी भी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में मॉड्यूल पीएम की प्रॉब्लम को ऑडिट मत कीजिए, उन्हें सॉल्व कीजिए, और फिर चेक कीजिए कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मगअप ना करें, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, कि आप किसी भी सूरत में पेपर पूरा लिख कर आएंगे। 100 मार्क्स का पेपर नहीं लिख के आएंगे तो किस तरीके से आप पास होने के बारे में सोच सकते हो? तो उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा मुख्य कारण जिसके वजह से बच्चा फेल होता है, वो ये है कि जो 3 महीने का दौरान का पीरियड है, जिस समय आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आता है, जिस समय आप पढ़ नहीं पाते हो, जिस समय आपको इरिटेशन होती है, आपको ऐसा लग रहा है कि साला बाजू वाला बंदा टीवी देख रहा है, कोई क्रिकेट मैच देख रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, और मैं झंडू बाम के जैसे यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो ये फीलिंग से आपको गुजरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप सीए कोर्स में हो तो आप सीरियस हो, आप सीपीटी पास करके आए हो तो आप सीरियस हो, आप क्लियर हो कि आपको सीए करना है। बट आप एक चीज को और नजरअंदाज नहीं कर सकते कि पानी को अगर बॉईल करना है तो 100 डिग्रीज तक पहुंचना ही पड़ेगा। आप मुझे ये जस्टिफाई मत करो कि सर मैंने इतना तो किया ना, इतने में पास करा दो। आपको ये समझना जरूरी है कि जिस दिन आप सीए क्वालिफाई हो जाओगे, उस दिन आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बैलेंस शीट पर भी साइन करने के काबिल बन जाओगे। और अगर आप साइन करने के काबिल बन जाते हो तो आप सोचो, क्या ऐसा
नीम हकीम ऐसा हैपहज़ार्ड तरीके से हुआ प्रोडक्ट क्या इतने सारे अकाउंट होल्डर की लाइफ के साथ खेल सकता है क्या? आप आईसीआई के लॉजिक को समझो, ऑब्जेक्टिव को समझो कि वो आप में क्या ढूंढ रही है, वो आप में इंटीग्रिटी ढूंढ रही है। इस वजह से इंटीग्रिटी को डेवलप कीजिए। और जब आपने अपने आप के साथ प्रॉमिस किया है कि मैं पढ़ाई करूंगा, तो उस 3 महीने में वचन दीजिए अपने आप को कि मैं पढ़ाई करूंगा और उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाऊंगा, जिस तरीके से रेखा लेकर गई। जरूरी नहीं कि आप मेरिट में हो, जरूरी नहीं कि आप उस केस में पास हो, बट कम से कम एक दिल से एफर्ट देना तो जरूरी बनता है, राइट? मैं आपको हमेशा बार बार कहता हूँ क्लास में, आज वापिस एक बार रिपीट करूंगा, जब भारत आजाद नहीं हुआ था उसके पहले भगत सिंह साहब शहीद हो गए थे। इसका मतलब ये नहीं कि भगत सिंह साहब हार गए थे, भगत सिंह साहब फिर भी जीते थे क्योंकि उन्होंने अपना एफर्ट दिया था। जो मुझे सुन रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, एफर्ट देना जरूरी है। रिजल्ट की अपेक्षा मत करो, वो आपके हाथ में नहीं है। आप एफर्ट अच्छे से दो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, राइटिंग प्रैक्टिस करो और फिर देखो कि आपको अपने आप रिजल्ट मिलेगा, है ना? अब रेखा, few last 2 questions. I mean, now what do you plan for your future and what are you gonna do for your future? I mean, फ्यूचर में मैंने ऐसा सोचा है कि दैट आई वांट टू डू समथिंग इन फाइनेंस, ऐसा कुछ करना है, समथिंग कुछ फाइनेंस में आई वांट टू डू समथिंग। सो पहले सीए कंप्लीट करना है, फिर ऐसा एम है दैट आई वांट टू डू माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम आईआईएम, तो वहाँ से करना है। एंड आफ्टर दैट 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेना है जॉब से, लाइक माइंडेड पीपल्स ढूंढने, बिकॉज वन सिंगल हैंडेड कर सकते हो बट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट। सो लाइक माइंडेड पीपल को गेट टुगेदर करके फिर कुछ अपना करना है, कुछ प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है और कुछ अपने लिए कुछ करना है। सर बस एक थोड़ा सा छूट गया था मुद्दा, मैं आपको थोड़ा सा पूछना चाहूँगा। आपने बोला कि क्लासेस का जो 5 मंथ्स का पीरियड था उसमें आप डेली 2 से 3 घंटा पढ़ते थे। यस सर। लास्ट में 3 महीना आपने जो प्रिपरेशन लीव था, Yes, sir. उसमें आपने बोला कि 1.5 मंथ्स में आपने पहले सिलेबस को रिवाइज Yes, किया था। यस बेटा। यस सर। और उसके बाद पहले 1.5 मंथ्स में सिलेबस पूरा किया Yes, था sir. और लास्ट के 1.5 मंथ्स में रिवीजन प्लस अपने टेस्ट दिए। पे। यस सर। बस मेरा एक सवाल है कि जो शुरुआत के जो 1.5 मंथ्स था, पीएल का शुरुआत Yes, 1.5 मंथ्स था, उसमें आप डेली कितना घंटे पढ़ते थे? मतलब क्या 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, कितने घंटे पढ़ते थे? ऐसे मैंने कभी डे को ऐसे घंटों में नहीं गिना। इफ़ यू आर काउंटिंग ना कि 2 घंटे बाद ब्रेक लेना है, तो आप बुक में कम देख रहे हो घड़ी की तरफ, 2 घंटे हुए कि नहीं। वो टाइम भी लिख के रखो कि 5 बजे बैठा था, 7 बजे उठना है, तो 5 बजे देखोगे तो आपका आधा ध्यान तो घड़ी की तरफ है ना। इससे अच्छा चैप्टर में डिवाइड करो कि सपोज ये एक पर्टिकुलर, जैसे ऐसे नहीं बोल सकते ना पूरा पीजीबीपी करके उठो, नहीं, वो बहुत बड़ा चैप्टर है तो उसमें ऐसे डिवाइड करो कि नहीं, मैं मेरा जो भी क्लास के नोट्स है या फिर जहाँ से आप थ्योरी या आपके कंसेप्ट पढ़ रहे हो, मैं ये पूरे कंसेप्ट पढ़ूंगा, 5 मिनट का ब्रेक लूँगा, फिर मॉड्यूल करूँगा, फिर 5 मिनट का ब्रेक लूँगा। ऐसे डिवाइड करो, मतलब बड़ा चैप्टर है तो डिवाइड इट, अच्छे से डिवाइड करो उसको, उसके हिसाब से आपके ब्रेक्स अलॉट करो। तो मैं ऐसे अलॉट करती थी, जैसे अभी पीजीबीपी में अगर पढ़ रही हूँ तो बहुत लेंदी होता है, सो इट रिक्वायर्स, मतलब पहली रिवीजन में तो एक पूरा दिन ही चला जाता है उसमें। तो मैं ऐसे अलॉट करती कि एक दिन बड़ा चैप्टर लिया तो उसके साइड में कॉम्प्लीमेंट्री जैसे छोटा चैप्टर होना चाहिए, जैसे एग्रीकल्चरल इनकम हो गया, जैसे छोटा चैप्टर। कॉस्टिंग में भी जैसे कोई बड़ा चैप्टर पढ़ रही हो, सपोज मार्जिनल कॉस्टिंग, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है थोड़ा, तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री पहले चैप्टर का कोई थ्योरी पढ़ लिया, कोई कंसेप्ट क्लियर कर लिया, वैसे तो मैं वैसे अलॉट करती थी टाइम, दैट इतना टारगेट है, आज ये कंप्लीट करके उठना है। तो घंटों में नहीं डिवाइड करती थी, चैप्टर्स में डिवाइड करती थी। सर नॉर्मली अराउंड कितने घंटे पढ़े होते थे आपकी? 13 to 14 आवर्स ईच डे। 13 to 14 hours। यस सर। पर इतना पहले बच्चों को पढ़ना ही पड़ेगा। चाहिए। यस सर। मतलब अगर आपको पास होना है फिर रैंक होना है, पढ़ना ही चाहिए। यस सर। So, boys and girls and ladies and gentlemen and all those who are watching us, it was pleasant interacting with Rekha. कुछ points आप notice कीजिएगा, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ से, मैं, रेखा और राज आउटे सभी लोग, कि जिस मकसद के लिए आप आपका टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप उस मकसद में कामयाब हो। बस रेसिपी सही चुनिए, क्लासेस कोई भी चुनिए, कहीं पर भी पढ़ाई कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट रेसिपी सही सुनिए। और अगर आप सीए कोर्स कर रहे हो तो उसको जस्टिस दीजिए, उसकी पढ़ाई सही से कीजिए और मेक एवरीवन प्राउड एंड बिफोर दैट मेक योरसेल्फ प्राउड। यू शुड नॉट फॉल इन योर ओन आइज एंड कीप ऑन डूइंग दैट बेस्ट एंड हैव दैट। मैं आज भी मेरे जीवन में ये कोशिश करता हूँ कि जिस बैच को मैंने पहले पढ़ाया
उससे बेहतर पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो आपसे भी यही एक उम्मीद और आशा बांधूंगा कि पूरा देश आप पर निर्भर करता है, आप यंग जनरेशन पर। तो आप इस कोर्स को अगर आप सिलेक्ट करते हो तो और अच्छे से इस पर मेहनत करिए। अगर 9 महीने आप डिवोट कर रहे हो या फाइनल में हो या आप सीपीटी में हो, तो कोशिश कीजिए कि वो पढ़ाई वाला समय आप सिर्फ पढ़ाई के लिए देंगे और उसमें कॉन्सेप्ट्स लॉजिक बिल्ड करेंगे, आपकी पर्सनालिटी को बिल्ड करेंगे और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस करेंगे शुरुआत के कुछ दिनों में। हालांकि ज़रूर ये बात सही है कि 1 आध 2 दिन ब्रेक ले सकते हो, बट मुद्दे की बात ये है जुगाड़ नहीं चलता सीए में कंटेंट लगता है, कॉन्टेक्स्ट लगता है, कोरिलेशन लगता है, सारा लिंकिंग लगता है, ओवरऑल पिक्चर लगता है, इंटीग्रिटी डेवलप करनी पड़ती है, फेथ डेवलप करना पड़ता है। जितने शब्द यूज करूँ उतने कम है, क्योंकि जो इस एक मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आए हुए टीचर को सीए कोर्स नहीं दिया है वो उसको पूरी ज़िंदगी भर दे चुका है। मेरी इनकम, मेरी सारी चीज़ें, मेरा वजूद सारा सीए की वजह से बना है। मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी सीए कर रहे हैं वो सारी चीज़ को समझे कि ये सीए कोर्स अपने आप में एक मिसाल जनरेट करता है और आपको आपके जीवन में कुछ भी करने का एक मौका देता है, एक अवसर देता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स एंड आई होप दैट you all do really well. That is my best wishes for you people, and now my lovely Raj Avate will as well speak. बच्चों, आनंद सर ने बोला कि आपको सीए कोर्स में एक बहुत जिम्मेदारी सबको आना है। Yes. और लोग बोलते हैं कि सीए बहुत मुश्किल है। देखिए, मैं रेखा से पूछना चाहूँगा, बेटा आपने सीए में सीपीटी किया या आईपीसी किया, क्या ये आईपीसी रैंक आने के बाद कुछ लाइफ चेंज हुआ आपका? मतलब मैं देख रहा था कि जब रिजल्ट आपका सीपीटी का आया, ओके, और जैसे मुझे पता चला कि रेखा का रैंक 1 आया, आई वाज सो हैप्पी। एक टीचर के लाइफ में बहुत मतलब बड़ा अचीवमेंट होता है। और जब मैं वो फोन ट्राई कर रहा था तो बार-बार मैं फोन लेके जा रहा था। यस लगा तो फोन लेके जा रहा था। मतलब बोलते हैं जो लाइफ जो चेंज होती है, उसके बाद जब मैंने मतलब बाकी सोशल मीडिया पर देखा, हर जगह पे देयर वाज रेखा सुतार। तो क्या आपको लगता है मतलब कि कुछ आपका लाइफ चेंज हुआ क्या? मतलब बच्चों को मैसेज देना चाहोगे, मतलब इस एफर्ट के बाद कुछ अलग फील हुआ आपको आपकी लाइफ में? कुछ अचीव किया आपने ऐसा कुछ? यस बहुत अलग फील रहता है। आपके पेरेंट्स को भी कुछ लगा क्या आपने? यस पहले तो सबसे हमसे भी ज़्यादा हैप्पी हमारे पेरेंट्स हो जाते। वो प्राइड एकदम कि मेरी बेटी AIR1 आई है, वो हमें जितनी खुशी नहीं होती ना कहने में, उतनी खुशी उनको कहने में होती है। वो सबको बताएंगे ये मेरी बेटी आगे मीन्स शी स्कोर दिस। तो वो हम कहे ना कहे, ऐसा नहीं लगता था मुझे कि मैं जाके कहूँ कि मैं आगे मुझे ये चाहिए कि मेरे डैड जाके कहे। वो प्राइड चाहिए मुझे, कि वो प्राइड जो फीलिंग रहता है ना, इट्स ऑसम। वो पेरेंट्स के आंखों में जब वो उनको वो रिस्पेक्ट मिल रही है ना, बहुत अच्छा लगता है। कोई मुझे फेलिसिटेट करे, ओके मैंने किया है हार्डवर्क, मुझे फेलिसिटेट ठीक है, लेकिन मेरे पेरेंट्स के एफर्ट्स को भी कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है, उन्हें भी कोई सपोर्ट बोल रहा है कि योर एफर्ट्स आर वर्थ, तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। दैट आज उनके एफर्ट्स को एक रिकॉग्निशन मिल गई, उनके एफर्ट्स को एक वर्थ मिल गया। दैट उनके एफर्ट्स की वजह से आज रेखा सुतार AIR1 है। तो मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी। और वो प्राइड बहुत मैटर करती है उनके लाइफ में। ओके, दे डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग दैट आप अर्न करोगे उनको दोगे कि यू विल बाय समथिंग फॉर देम। दैट प्राइड मैटर्स। सो वो प्राइड पैसों से नहीं खरीदी जाती, एफर्ट से खरीदी जाती है। सो रैंक मैटर्स। देखो सीए कोर्स आपके लिए क्या कर सकता है। यस दैट्स व्हाट इट कैन डू इट फॉर यू, ऑलराइट। बच्चों, एक जो रेखा ने बोला नोटिस करना, अभी उसके रिजल्ट के बाद ना, अब तक क्या होता, लोग बोलते थे क्या मतलब रेखा अपनी पापा की बेटी है, लेकिन आज लोग बोलता रहे क्या, अरे ये इंसान रेखा के पापा है। यस मतलब वो किसी भी पेरेंट्स के ना वो जो प्राउड फीलिंग होता है ना, मतलब जब लोग आपको आपके बच्चे के नाम प्रेरित करते हैं, यस सर, मतलब वो जो फीलिंग होता है ना, वो कोई बयान नहीं कर सकता। मतलब बच्चा, अगर आपको आज से बात पढ़ाई में कभी भी आपको कभी टेंशन आता है, प्रॉब्लम आता है ना, जस्ट अपने माँ बाप का चेहरा आपके आंखों के सामने रखो और आपको ये देखना होता है यार, मतलब ये जो इंसान है जिन्हें मुझे आज बचपन से लेकर मुझे बड़ा किया ना, उनके आंखों में मुझे खुशी देनी है, उनके मुझे कभी गम नहीं देना है। और मैं चाहूंगा था हमेशा तक ये जो माँ बाप है, मतलब क्या ये हमेशा प्राउडली बोले, बताया यार मेरा बच्चा में कुछ तो बन चुका है। यस सर, प्राउड फीलिंग के लिए बहुत प्राउड। लास्ट में ये कंक्लूड करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। आई मीन सफ़र चलते ही जा रहा है, तो विथ योर परमिशन आई वुड लाइक टू कंक्लूड इट विथ वन ऑफ द पोएम विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड पॉसिबली दैट रिफ्लेक्ट्स द हार्ड वर्क ऑफ रेखा। और उसने बीच बीच में काफ़ी सारे प्रोवर्ब बोले, तो मेरे अंदर का भी वो बचपन का खून जागृत हो गया। तो पॉसिबली आई टेल यू फॉर दैट हरिवंश राय साहब बच्चन की एक पोएम है,
नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर, सौ बार फिसलती है। मन का साहस रगों में उत्साह भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। कोशिश उसकी बेकार नहीं होती, मेहनत करने वाले की हार नहीं होती। डुबकिया जब सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते सहज ही न मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान मत छोड़ भागो तुम। यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। सो इसी एक पोएम के साथ आप सभी को अलविदा कहता हूँ। थैंक यू सो मच रेखा, एंड थैंक यू सो मच राजा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। यस। थैंक यू सर।